या L2 यूनियन L3 क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा L2। हम डिस्कस करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए आप कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज किस तरीके से लिखेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अगर लेट से आपकी ग्रामर है एक्स एरो स्मॉल एक्स कैपिटल एस स्मॉल वाई स्लैश जेड, तो जैसे कि आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि यहाँ पर आप ये इटरेशन लगा सकते हैं। इटरेशन लगाएंगे तो आपको यहाँ पर फॉर्म मिल जाएगा x पावर n s y पावर n, यानी जितने x होंगे उतने ही आपके यहाँ पर y होंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा x पावर n s y पावर n, और जब आप s को z से रिप्लेस कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं s एरो आपको ये मिल जाएगा, जहाँ पर कि n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग आप यहाँ पर s एरो z ड्राइव कर सकते हैं जब आप n की वैल्यू आप यहाँ पर 0 पुट कर देंगे। तो इस ग्रामर के लिए जो लैंग्वेज हो जाएगा, इस ग्रामर की जो लैंग्वेज हो जाएगा वो आपका हो जाएगा x पावर n z y पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए जो लैंग्वेज हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा। ग्रामर है स्मॉल x कैपिटल x एंड लेट्स से कैपिटल S स्मॉल y स्लैश जेड। तो देखिए अगर आप इस प्रोडक्शन को लगाएंगे तो आपको स्मॉल x मिलेगा, इस प्रोडक्शन को लगाएंगे तो आपको स्मॉल y मिलेगा। लेकिन आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि स्मॉल x आपको पहले मिलेगा, स्मॉल y उसके बाद में मिलेगा, और जब आप s की वैल्यू z पुट कर देंगे तो आपको यहाँ पर ये स्टॉप कर जाएगा। यानी मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग क्या पॉसिबल है, आपका मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग यहाँ पर s एरो z है, इसलिए मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग आपका यहाँ पर z पॉसिबल है। तो इसकी जो लैंग्वेज हो जाएगा वो लैंग्वेज क्या हो जाएगा, इसकी लैंग्वेज हो जाएगा x क्लोजर z y क्लोजर। तो अगर आप यहाँ पर लेमडा, यहाँ पर भी लेमडा पुट कर देंगे तो आपको स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग जेड मिल जाएगा। देखिए ये एक्स क्लोजर क्यों आया है, क्योंकि जब आप एस की जगह पर एक्स एस लगाते हैं, फिर लेट से आप एक्स एस लगाते हैं, लेट से वाई वाला लगाते हैं तो ये हो जाएगा एस वाई, फिर से आप वाई वाला लगाते हैं तो ये हो जाएगा एस वाई, और इसकी जगह पर आप जेड पुट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर, यानी एक्स पहले आएगा और वाई उसके बाद आएगा। देखिए इसको आप ट्रेवर्स कर रहे हैं टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में, टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट। तो टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में प्रोसेस करेंगे तो आपको इस पार्स ट्री का यील्ड क्या मिल जाएगा, इस पार्स ट्री का यील्ड मिल जाएगा एक्स एक्स जेड वाई वाई, यानी एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर आपको मिल जाएगा। तो एक्स आपके पहले आएंगे, वाई आपके बाद में आएंगे। तो आप ऐसा बोल सकते हैं इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए आपका जो लैंग्वेज हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की जो लैंग्वेज है वो आपका ये हो जाएगी। अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये लैंग्वेज कौन सी है, ये आपका एक रेगुलर लैंग्वेज है। और अगर आपने ये यूज कर रखा है, लेट से आप इस y को पहले ले आते हैं, अब क्या हो जाएगा, अब देखिए आपका x भी आ सकता है, पहले आपका y भी आ सकता है, यानी पहले आपका x और y का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। तो फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि अब आप यहाँ पर कुछ इस टाइप की स्ट्रिंग को ड्राइव कर सकते हैं। s जो रहेगा वो सबसे लास्ट में रहेगा, s सबसे लास्ट में रहेगा, तो जब आप s एरो जेमडा लगाएंगे, सॉरी s आपका सबसे लास्ट में रहेगा, तो जब आप s एरो जेड लगाएंगे तो वो आपका s यहाँ पर हट जाएगा। यानी इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की जो लैंग्वेज हो जाएगा फिर आपका ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए लैंग्वेज लिख सकते हैं। तो अब हम एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख रहे हैं। लेट से आपने लिखा है एस एरो स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल बी, से एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। आपको इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की लैंग्वेज निकालना है। तो इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की लैंग्वेज क्या हो जाएगी, तो जरा इस प्रोडक्शन को देखिए, इस प्रोडक्शन को आप देखिए। पर आप अगर b की वैल्यू को पुट कर दें, अगर इस प्रोडक्शन में आप b की वैल्यू को पुट कर दें या इस प्रोडक्शन में आप a की वैल्यू को पुट कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा। देखिए आपके दो केसेस यहाँ पर पॉसिबल है। फर्स्ट केस हम देख रहे हैं, फर्स्ट केस में हम क्या कर रहे हैं, इस b की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं। तो अगर इस b की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए बी कैपिटल बी। b की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं तो आपको मिल जाएगा ए एरो। देखिए ए यहाँ से मिला, b की वैल्यू को आप जब यहाँ पर पुट कर देंगे तो b की वैल्यू को आप जब यहाँ पर पुट कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा b b a और ये आपका b। यानी आपने क्या किया, यहाँ पर b की वैल्यू को ये पुट कर दिए तो आपको ये मिल जाएगा स्लैश लेमडा। और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है आपका b b a a। एक केस तो आपका ये हो गया। एक केस आपका ये हो सकता है कि आप इस a की वैल्यू को यहाँ पुट कर दे। तो अगर इस a की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, s एरो a b b, और फिर आप देखिए इस a की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर रहे हैं तो आपको मिल जाएगा b एरो b b। इस a की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं तो आपको मिल जाएगा a a b b a एंड a एरो, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस b में इस a की वैल्यू को पुट कर रहे हैं तो हमें ये मिल जाएगा। देखिए ये आपने क्या किया, यहाँ पर
इस ए की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया तो आपको मिल जाएगा बी बी, देखिए बी बी ए बी बी ए, ठीक है ना। इस ए की वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया, तो ए की वैल्यू को अगर आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। और अगर आप ए की वैल्यू को लेमडा यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा बी बी लेमडा ए, बी बी लेमडा ए, और वो आपका इक्वल हो जाएगा बी बी ए के। और एक प्रोडक्शन है आपका ए एरो ए बी बी स्लैश लेमडा। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये दो केस आपके हो सकते थे, या तो आप इस बी को यहाँ पुट करें या इस ए को यहाँ पर पुट करें। तो ये दोनों केसेस को हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर लैंग्वेज क्या हो जाएगा, तो इस टाइप को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए ये आपका ये है और ये रिकर्सिवली कॉल हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको पता है। देखिए रिकर्सिवली कॉल हो रहा है, ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट देखिए, रिकर्सिवली कॉल हो रहा है। तो इसका आंसर आप ऐसा लिख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए एरो, देखिए ए बी बी पावर एन, ए बी पावर एन। देखिए ये रिकर्सिवली कॉल हो रहा है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं ए बी पावर एन, और ये आपका हो जाएगा ए बी पावर एन, और यहाँ पर आ जाएगा आपका ए। अब आप ए एरो लेमडा जब यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आपका हट जाएगा, यानी आपको ये मिल जाएगा। और इस वैल्यू को जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा बी एरो बी बी, और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है ए बी बी पावर एन, ए बी पावर एन। और एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस की वैल्यू हो जाएगी ए बी, और ये बी की वैल्यू बी बी ए बी बी पावर एन, ए बी पावर एन, वेयर एन क्या है, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी लैंग्वेज आपको क्या मिली, इसकी लैंग्वेज आपको ये मिल जाएगी। इसकी लैंग्वेज हो जाएगा देखिए ए बी 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 ए बी बी पावर एन, ए बी पावर एन, ए बी पावर एन, ये इसकी लैंग्वेज हो जाएगी। और आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये रिकर्सिव कॉल हुआ है। रिकर्सिव कॉल क्या हुआ है, बी बी ए और बी ए, ये आपका रिकर्सिवली कॉल होंगे। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपको मिल जाएगा बी एरो, देखिए बी बी ए पावर एन, बी ए पावर एन, और जब आप बी की जगह पर बी बी ए को रिप्लेस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर बी बी ए। इस b की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा ए एरो ए बी की वैल्यू को पुट कर रहे हैं बी बी ए पावर एन, बी ए पावर एन, बी स्लैश लेमडा, ये ए की वैल्यू मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपको एस की वैल्यू मिल जाएगा। एस की वैल्यू का मतलब क्या है, लैंग्वेज आपको मिल जाएगा। तो एस की वैल्यू मिल जाएगा ए बी, और देखिए बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है आपका बी बी ए एन, बी ए एन, और यहाँ पर एन क्या है आपका, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये इस ग्रामर की लैंग्वेज हो जाएगा। लेट्स से ये L1 लैंग्वेज है, ये L2 लैंग्वेज है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये सेम ग्रामर है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये दोनों लैंग्वेज इक्विवेलेंट होंगी। आप इस लैंग्वेज को इस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों लैंग्वेज क्या है आपका सेम ग्रामर के लिए है, तो ये दोनों लैंग्वेज आपका इक्विवेलेंट होंगे। कि L1 और L2 जो होंगे वो आपके इक्विवेलेंट होंगे, ये दोनों ही, क्योंकि ये दोनों ही आपने सेम ग्रामर के लिए लिखे हैं। अब देखिए L1 और L2 दोनों ही इक्विवेलेंट है। इस चीज को आप कैसे प्रूव करेंगे, तो एक थ्योरम हमने आपको बताया था, पी क्यू पी एस्ट्रिक इज इक्वल टू पी क्यू पी एन इज इक्वल टू पी क्यू एन पी। जैसे कि इसको खोल के देखिए आप, P आपने लिखा QP, आपने लिखा QP, तो ये क्या हो जाएगा, P QP स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, ये आपका इक्वल होगा P QP स्क्वायर के। तो P QP, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं P Q P, यानी इसको हम लिख सकते हैं P Q स्क्वायर P। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ P Q P पावर n इज इक्वल टू P Q पावर n P, यानी ये आपका, ये इस तरीके से आपका इस थ्योरम को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर आप यहाँ पर यूज करेंगे तो आप L1 को L2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए L2 को देखिए, मान लीजिए कि ये जो BB है ये आपका P है, ये जो BB जो आप देख रहे हैं ये आपका P है, A आपका Q है, और ये जो BB है ये आपका P है। तो यहाँ पर यही आपका सिचुएशन आ जाएगी P Q P पावर n, देखिए P Q पावर n P। देखिए इसको देखिए P Q, ये लेट से BB आपका P है, A आपका Q है, और ये BB आपका P है, यानी P Q पावर n P। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं L2 इज इक्वल टू, ये AB आपका रखिए, P Q n पावर P को आप लिख सकते हैं P क्या है आपका, P है देखिए आपका BB,
यानी बी बी, और फिर आपका आ जाएगा क्यू, क्यू क्या है आपका, क्यू है आपका ए, और पी क्या है, पी है आपका बी बी पावर एन, और ये रिमेनिंग पार्ट क्या है, रिमेनिंग पार्ट है आपका ए पावर एन। तो ये आपको मिल जाएगा। फिर से आप इस थ्योरम को लगा दीजिए। लेट से ये आपका P है, ये आपका Q है, ये आपका P है। फिर से इस थ्योरम को लगा दीजिए तो आपको मिल जाएगा L2 इज इक्वल टू ए बी बी बी, ये आपका हो जाएगा ए बी बी पावर एन। देखिए P Q P पावर एन, देखिए P Q P पावर एन, इसको मैं लिख सकता हूँ पी क्यू पावर एन पी, पी क्यू पावर एन पी, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ पी क्यू हो जाएगा मेरा ए बी पावर एन ए, सॉरी आपका यहाँ पर स्मॉल ए भी आएगा, स्मॉल ए भी आएगा। देखिए L1 को हमने कैसे ड्राइव किया था, इसको फिर से देखते हैं। L1 को हमने कैसे ड्राइव किया था, ये ए की वैल्यू थी, बी मेरा क्या था, बी मेरा था मेरा बी बी ए, तो बी के लिए मैं क्या कर दूंगा बी बी, और फिर इस ए को लिख दूंगा। तो बी मेरा देखिए क्या हो जाएगा, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, बी मेरा हो जाएगा, ये मेरा ए है तो बी मेरा हो जाएगा बी बी ए, और आपका स्मॉल ए लास्ट में आएगा, यानी स्मॉल ए आपका यहाँ पर लास्ट में आएगा। फिर एस के लिए मैं क्या लिखूंगा, एस के लिए मैं इस ए बी को और ऐड कर दूंगा, यानी एस मेरा हो जाएगा एस एरो ए बी, और ये वाला टर्म। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये स्मॉल ए हमसे मिस हो गया था, तो यहाँ पर आपका स्मॉल ए होगा। तो आप जैसा कि क्या देख रहे हैं कि L1 ये आपका क्या हो जाएगी, ये लैंग्वेज हो जाएगी L1 और L2 इक्विवेलेंट है, क्योंकि अगर आप इस थ्योरम का यूज करेंगे तो हमने क्या किया, L2 को L1 में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि देखिए ए बी 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 ए ट्रिपल बी ए बी बी पावर एन ए बी बी पावर एन ए बी पावर एन ए बी पावर एन ए, तो ये आपका क्या आ रहा है, इक्विवेलेंट आ रहा है। यानी ये थ्योरम लगा करके हम इस लैंग्वेज को इस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों लैंग्वेज इक्विवेलेंट होंगी, L1 L2 आपकी इक्विवेलेंट होंगी, क्योंकि आपका ये दोनों ही लैंग्वेज जो है वो सेम ग्रामर के लिए है। तरीके से आप एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को लिख सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं डेरिवेशंस। तो डेरिवेशंस में हम आपको ऑलरेडी डेरिवेशंस को डिस्कस कर चुके हैं। डेरिवेशंस क्या होता है ये आपको हम बता चुके हैं। दो टाइप के आपके डेरिवेशंस होते हैं, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन। तो इस पार्ट को आप कंपाइलर डिजाइन में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप इस पार्ट को कंपाइलर डिजाइन से कवर कीजिए। वहां पर डेरिवेशन क्या होता है ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन क्या होता है इसको भी हम वहां पर एक्सप्लेन कर चुके हैं। राइट मोस्ट डेरिवेशन क्या होता है इसको भी हम वहां पर एक्सप्लेन कर चुके हैं। इस पार्ट को आप कंपाइलर डिजाइन से कवर कीजिए। हम ऑलरेडी वहां पर एक्सप्लेन कर चुके हैं कि पार्स ट्री क्या होता है, पार्स ट्री क्या होता है। पार्स ट्री को ही हम बोलते हैं डेरिवेशन ट्री। तो या तो आप इसको पार्स ट्री बोल सकते हैं या फिर आप इसको डेरिवेशन ट्री बोल सकते हैं। तो इस चीज को आप कंपाइलर डिजाइन से कवर कीजिए। फिर हमने वहां पर आपको ये भी बताया था कि लेफ्ट रिकर्शन को आप किस तरीके से रिमूव करेंगे, लेफ्ट फैक्टरिंग को आप किस तरीके से रिमूव करेंगे, और आपका एम्बिगस ग्रामर क्या होती है ये भी हम वहां पर एक्सप्लेन कर चुके हैं। और एम्बिगस लैंग्वेज क्या होती है इस चीज को भी हम वहां पर एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो एम्बिगस लैंग्वेज क्या है ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। एम्बिगस ग्रामर क्या है ये भी हम ऑलरेडी वहां पर एक्सप्लेन कर चुके हैं। और वहां पर हम ये भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इनहेरेंटली एम्बिगस लैंग्वेज क्या होती है। इनहेरेंटली एम्बिगस लैंग्वेज क्या होती है ये भी हम आपका कंपाइलर डिजाइन में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को आप कंपाइलर डिजाइन से रेफर कर सकते हैं। अब यहां पर हम डिस्कस करते हैं पार्शियल डेरिवेशन ट्री। पार्शियल डेरिवेशन ट्री, तो पार्शियल डेरिवेशन ट्री क्या होता है। तो सबसे पहले तो डेरिवेशन ट्री को देखिए। डेरिवेशन ट्री क्या होता है, डेरिवेशन ट्री को आप पार्स ट्री भी बोल सकते हैं। तो लेट से आप एक पार्स ट्री हम यहाँ पर लिख रहे हैं। लेट से ये आपका एक पार्स ट्री है ए बी एंड ए एरो स्मॉल ए कैपिटल ए एंड ए एरो लेमडा एंड बी एरो स्मॉल बी कैपिटल बी एंड बी एरो लेमडा। ये आपका एक पार्स ट्री होगा, ठीक है ना। तो इसको आप बोल सकते हैं ये पार्स ट्री भी है, या इसको आप डेरिवेशन ट्री भी बोल सकते हैं। तो पार्स ट्री के केस में आप क्या देख रहे हैं, पार्स ट्री के या डेरिवेशन ट्री के केस में आप ये देख रहे हैं कि जो आप स्टार्ट करेंगे वो किससे स्टार्ट करेंगे, वो स्टार्टिंग सिंबल से करेंगे। यानी पार्स ट्री या डेरिवेशन ट्री के केस में जो आपका रूट होगा वो रूट आपका स्टार्टिंग सिंबल होगा, यानी रूट आपका हो जाएगा स्टार्टिंग सिंबल। और जो आपके लीफ नोड हो सकते हैं वो लीफ नोड क्या क्या हो सकते हैं, लीफ नोड या तो आपका टर्मिनल होगा या फिर आपका लेमडा हो सकता है। यानी पार्स ट्री या डेरिवेशन ट्री में जो आपके लीफ नोड होंगे वो या तो आपका टर्मिनल होंगे, टर्मिनल देखिए ए स्मॉल बी यानी टर्मिनल्स होंगे, या फिर वो आपके लेमडा हो सकते हैं, ठीक है ना। और एवरी इंटरनल वर्टेक्स यानी जितने भी इंटरनल वर्टेक्स होंगे वो सारे आपके वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो इंटरनल वर्टेक्स आपके क्या है, इंटरनल वर्टेक्स आपके यहाँ पर वेरिएबल्स हैं, और लीफ आपके या तो टर्मिनल होंगे या फिर लेमडा होंगे।
और अगर आपका ये लेमडा है तो लेमडा का कोई भी सिबलिंग यहाँ पर नहीं होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस लेमडा का कोई सिबलिंग नहीं है। देखिए स्मॉल ए का सिबलिंग है स्मॉल ए, इस स्मॉल बी का सिबलिंग आपका ये हो जाएगा, स्मॉल ए का सिबलिंग ये दोनों हो जाएंगे कि लेकिन लेमडा के केस में, ए एरो लेमडा के केस में, इस लेमडा के केस में आपका कोई भी यहाँ पर सिबलिंग एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी इसका कोई राइट सिबलिंग नहीं होगा, इसका कोई लेफ्ट सिबलिंग नहीं होगा। तो ये आपका डेरिवेशन ट्री या पार्स ट्री आप इसको बोल सकते हैं। और पार्स ट्री या डेरिवेशन ट्री का यील्ड आप कैसे निकालेंगे? यील्ड आप निकालेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट। तो देखिए टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट अगर आप इसको ट्रेवर्स करेंगे तो आपको इसका यील्ड मिल जाएगा। देखिए इसको हम ट्रेवर्स कर रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट। तो अगर आप इसको टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स कर देंगे तो आपको यील्ड मिल जाएगा। यील्ड क्या मिल जाएगा? यील्ड मिल जाएगा आपको ए लेमडा बी लेमडा, यानी यील्ड आपको मिल जाएगा ए बी। तो आप क्या देख रहे हैं कि पार्स ट्री या जो डेरिवेशन ट्री का जो यील्ड होगा, पार्स ट्री या डेरिवेशन ट्री का जो यील्ड होगा वो आपको एक स्ट्रिंग मिलेगा, एक स्ट्रिंग मिलेगा जो कि बिलोंग कर रहा होगा उस लैंग्वेज की ग्रामर में, उस ग्रामर की लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि पार्स ट्री या डेरिवेशन ट्री का जो यील्ड है वो एक स्ट्रिंग होगा जो कि बिलोंग करेगा उस ग्रामर की लैंग्वेज को। पार्शियल डेरिवेशन ट्री क्या होता है? तो पार्शियल डेरिवेशन ट्री में जो पीडीटी का यील्ड है वो जरूरी नहीं है कि आपका एक स्ट्रिंग हो। पार्शियल डेरिवेशन ट्री के केस में आपका पीडीटी का जो यील्ड है वो एक सेंटेंशियल फॉर्म भी हो सकता है। और पीडीटी में ये भी जरूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग वेरिएबल एस से स्टार्ट करें। इसका मतलब ये एक पीडीटी है, जैसे कि देखिए इसका हम एक पार्ट ले रहे हैं, ये हम एक पार्ट ले रहे हैं, तो ये आपका डेरिवेशन ट्री नहीं है क्योंकि इसका यील्ड जो है वो एक स्ट्रिंग नहीं है। इसका यील्ड क्या है? इसका यील्ड है एक सेंटेंशियल फॉर्म। देखिए इसका यील्ड देखिए टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट में ट्रेवर्स कीजिए तो आपको इसका यील्ड मिल जाएगा। इसका यील्ड क्या है? इसका यील्ड है स्मॉल ए कैपिटल बी। तो ये एक स्ट्रिंग नहीं है, ये एक सेंटेंशियल फॉर्म है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि पार्स ट्री का जो यील्ड है वो एक सेंटेंशियल फॉर्म होगा, एक सेंटेंशियल फॉर्म होगा, ठीक है ना। या फिर जो पार्स ट्री है वो जरूरी नहीं है कि आपका स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट हो। इसका मतलब अगर आप केवल ये वाला पार्ट ले लेते हैं स्मॉल ए कैपिटल ए, तो ये इसको अगर आप ट्रेवर्स करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट तो आपको क्या मिल जाएगा? इसका यील्ड मिल जाएगा स्मॉल ए कैपिटल ए। तो ये क्या है? ये आपका एक पार्शियल डेरिवेशन ट्री है, ये भी आपका एक पार्शियल डेरिवेशन ट्री है, लेकिन पार्स ट्री ये नहीं होंगे। या आप इसको भी ले सकते हैं, लेट्स से स्मॉल ए कैपिटल ए एंड ए एरो लेमडा। तो इसका यील्ड क्या हो जाएगा? इसका यील्ड हो जाएगा ए फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट, तो इसका यील्ड हो जाएगा ए। तो ये तीनों ही आपके पार्शियल डेरिवेशन ट्री होंगे लेकिन डेरिवेशन ट्री नहीं होंगे। ये आपका पार्शियल डेरिवेशन ट्री भी है और डेरिवेशन ट्री भी है। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि पार्शियल डेरिवेशन ट्री में जो आपका रूट है वो स्टार्टिंग नोड हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यानी पार्शियल डेरिवेशन ट्री में ये जो रूट नोड है ये स्टार्टिंग वेरिएबल एस हो भी सकता है और एस नहीं भी हो सकता है। जैसे कि इस केस में देखिए आपको एस मिल रहा है, इस केस में आपको एस नहीं मिल रहा है। यानी पार्शियल डेरिवेशन ट्री के केस में ये स्टार्टिंग या रूट नोड जो है, रूट नोड जो होगा वो स्टार्टिंग वेरिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके अलावा जो पार्शियल डेरिवेशन ट्री का यील्ड है वो जरूरी नहीं है कि आपका एक स्ट्रिंग हो, वो स्ट्रिंग हो भी सकता है और स्ट्रिंग नहीं भी हो सकता है। तो वो एक सेंटेंशियल फॉर्म होगा। पार्शियल डेरिवेशन ट्री का जो यील्ड होगा वो एक सेंटेंशियल फॉर्म होगा। तो पार्शियल डेरिवेशन ट्री का आपका जो यील्ड होगा वो स्ट्रिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि इसको देखिए ये आपका पार्शियल डेरिवेशन ट्री भी है और डेरिवेशन ट्री भी है, लेकिन ये आपके पार्शियल डेरिवेशन ट्री हैं लेकिन डेरिवेशन ट्री या पार्स ट्री आपके नहीं है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि पार्स ट्री में से अगर आप इंटरमीडिएट स्टेप्स को ले लेंगे, जैसे कि आप केवल इसको कंसिडर करेंगे, ये क्या है? ये आपका पार्शियल डेरिवेशन ट्री है, ये आप केवल इसको ले लीजिए। ये क्या है? ये आपका पार्शियल डेरिवेशन ट्री है, ये इसको ले लीजिए। ये क्या है? ये आपका पार्शियल डेरिवेशन ट्री है, ये भी पार्शियल डेरिवेशन ट्री है, ये भी आपका क्या हो जाएगा? पार्शियल डेरिवेशन ट्री हो जाएगा। तो आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब अगर एक ट्री डेरिवेशन ट्री है, अगर एक ट्री डेरिवेशन ट्री है तो डेफिनेटली वो पार्शियल डेरिवेशन ट्री भी होगा, लेकिन अगर एक ट्री पार्शियल डेरिवेशन ट्री नहीं है तो वो डेरिवेशन ट्री भी नहीं होगा। अगर एक पीडीटी नहीं है तो वो डेरिवेशन ट्री भी नहीं होगा। इसका मतलब अगर एक ट्री डेरिवेशन ट्री है तो डेफिनेटली वो पार्शियल डेरिवेशन ट्री भी होगा, लेकिन अगर एक ट्री पार्शियल डेरिवेशन ट्री नहीं है तो वो डेरिवेशन ट्री भी आपका नहीं होगा, डेरिवेशन ट्री भी नहीं होगा। अगर एक ट्री आपका पार्शियल डेरिवेशन ट्री नहीं है तो वो आपका डेरिवेशन ट्री भी नहीं होगा। पार्शियल डेरिवेशन ट्री के केस में ये जो रूट नोड है ये जरूरी नहीं है कि आपका स्टार्टिंग वेरिएबल हो, और ये जो यील्ड है ये यील्ड भी जरूरी नहीं है कि आपका स्ट्रिंग हो, ये यील्ड आपका एक सेंटेंशियल फॉर्म भी हो सकता है। जैसे कि इसी केस में देखिए ये स्ट्रिंग नहीं है लेकिन एक सेंटेंशियल फॉर्म में है।
जबकि डेरिवेशन ट्री या पार्स ट्री के केस में क्या होगा, डेरिवेशन ट्री या पार्स ट्री के केस में आपका जो रूट नोड है वो स्टार्टिंग वेरिएबल होगा और ये जो यील्ड है ये एक स्ट्रिंग होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एवरी डेरिवेशन ट्री इज ऑल्सो ए पार्शियल डेरिवेशन ट्री बट देयर एग्जिस्ट सम पार्शियल डेरिवेशन ट्री विच आर नॉट डेरिवेशन ट्री। ये आपके डेरिवेशन ट्रीज हैं, ये सभी आपके पार्शियल डेरिवेशन ट्री हैं, ये सभी आपके पार्शियल डेरिवेशन ट्री हैं जिसमें से कि केवल ये अकेला आपका एक डेरिवेशन ट्री होगा, बाकी पार्शियल डेरिवेशन ट्री तो आपके ये सभी होंगे। ठीक है ना। तो ये आपके क्या है, ये आपके हो जाएंगे पीडीटी बट नॉट डीटी, यानी पार्शियल डेरिवेशन ट्री तो होंगे लेकिन डेरिवेशन ट्री या पार्स ट्री आपके नहीं होंगे। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मेंबरशिप एल्गोरिथम एंड पार्सिंग। पार्सिंग में हम डिस्कस करेंगे ब्रूट फोर्स पार्सिंग एंड सीवाई के एल्गोरिथम। तो देखिए ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि अगर आप कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए अगर आप एक ब्रूट फोर्स पार्सिंग यूज करते हैं, ब्रूट फोर्स पार्सिंग वाला मेथड यूज करते हैं, तो वहां पर आपको किसी भी इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, यानी आपको कोई भी इंटेलिजेंस वहां पर अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। आप ब्रूट फोर्स पार्सिंग के केस में सभी केसेस को 1 by 1 चेक करेंगे, यानी सभी केसेस को आप 1 by 1 वहां पर अप्लाई करेंगे। तो इसलिए आपकी जो पार्सिंग की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा और ये आपका एक एनपी की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर आप ब्रूट फोर्स पार्सिंग यूज कर रहे हैं मेंबरशिप के लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में, तो आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो ऑर्डर ऑफ k पावर n हो जाएगी, वेयर k इज ए कांस्टेंट और n क्या है, n इज द स्ट्रिंग लेंथ। स्ट्रिंग लेंथ लेट से आपका n है तो n आपका स्ट्रिंग लेंथ हो जाएगा। तो ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की हो जाएगी क्योंकि आप यहाँ पर कोई भी इंटेलिजेंस यूज नहीं करेंगे ब्रूट फोर्स पार्सिंग में। ब्रूट फोर्स पार्सिंग में आप कोई भी इंटेलिजेंस यूज नहीं करेंगे, आप 1 by 1 सारे केसेस को 1 by 1 यहाँ पर कवर करेंगे। तो आपका इसलिए पार्सिंग ऑर्डर ऑफ k पावर n में हो जाएगी। लेकिन अगर आप कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए CY के एल्गोरिथम लगाएंगे तो CY के एल्गोरिथम के केस में आपका ये जो पार्सिंग कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ n³ हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर इंटेलिजेंस एल्गोरिथम यूज करेंगे, इंटेलिजेंट एल्गोरिथम यूज करेंगे जो कि आपका ऑर्डर ऑफ n³ में आपको ये मेंबरशिप प्रॉब्लम को, CFG के लिए मेंबरशिप प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। यानी आपको ये बताएगा कि वेदर ए गिवन स्ट्रिंग बिलोंग्स टू दिस CFG और नॉट। तो CFG कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए बेस्ट है आपका CY के एल्गोरिथम। लेकिन CY के एल्गोरिथम के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को CNF में कन्वर्ट करेंगे, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में, एंड देन आप इस CY के एल्गोरिथम को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये आपका मेंबरशिप को ऑर्डर ऑफ n³ में सॉल्व कर देगा, वेदर ए गिवन स्ट्रिंग बिलोंग्स टू लैंग्वेज ऑफ दिस ग्रामर G और वेदर ए गिवन स्ट्रिंग डज नॉट बिलोंग्स टू लैंग्वेज ऑफ दिस ग्रामर G, ये आप ऑर्डर ऑफ n³ टाइम में, इस फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में ये आंसर आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ब्रूट फोर्स पार्सिंग अप्रोच। फोर्स पार्सिंग आप किस तरीके से करेंगे, तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये मान लीजिए आपका एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है ASB/लैम्डा, ये आपका एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है और लेट से आपको जो स्ट्रिंग ड्राइव करनी है वो ड्राइव करनी है AAA BBB। ये आपको ये चेक करना है, इस स्ट्रिंग को इस ग्रामर में मेंबरशिप के लिए चेक करना है, इस स्ट्रिंग को इस ग्रामर में मेंबरशिप के लिए चेक करना है कि वेदर द गिवन स्ट्रिंग बिलोंग्स टू द लैंग्वेज ऑफ दिस ग्रामर और नॉट। तो ब्रूट फोर्स में क्या करेंगे, आप स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट करेंगे और सारी पॉसिबिलिटी को 1 by 1 कवर करेंगे। फिर यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है उनको 1 by 1 कवर करेंगे, यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है उनको 1 by 1 कवर करेंगे एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप ये सारी पॉसिबिलिटीज को कवर कर रहे हैं, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की हो जाएगी। तो आप एवरी पॉसिबिलिटी को आप यहाँ पर कवर कर रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे, आप सबसे पहले ये प्रोडक्शन लगाएंगे, आप एस एरो लेमडा को लगाएंगे, तो लेमडा आपका ये नहीं है, लेमडा इज नॉट इक्वल टू W, तो आपका ये पॉसिबिलिटी फेल हो गई। सेकंड पॉसिबिलिटी आपने लगाया ASB, आपने लगाया ASB, यानी आपने ASB लगाया और लेमडा लगाया, लेमडा आपका मैच नहीं करेगा। देखिए ASB भी आपका यहाँ पर नहीं दे रहा है इस स्ट्रिंग को। फिर आपने इसके आगे पॉसिबिलिटी को कंटिन्यू किया, फिर से आपने क्या किया, ASB को लगा दिया, यानी एस की जगह पर ASB लगा देंगे तो आपको मिल जाएगा AASB, ठीक है ना। इसकी जगह पर ASB लगा देंगे यानी आपको मिल जाएगा AASB और आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसकी जगह पर अगर आप लेमडा पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा AB। अब देखिए AB भी इसके इक्वल नहीं है और ये भी इसके इक्वल नहीं है, तो फिर आगे आप कंटिन्यू करेंगे। देखिए आप क्या कर रहे हैं, 1 by 1 सारी पॉसिबिलिटीज को कवर कर रहे हैं, इसलिए ये एक्सपोनेंशियल हो जा रहा है। फिर देखिए फिर से आप एस एरो ASB आप यहाँ पर लगाएंगे, यानी ये हो जाएगा ASB और ये आपका BB यहाँ पर आ जाएगा BB, और इस पर अगर आप यहाँ पर एस एरो लेमडा लगाएंगे तो अगर आप यहाँ पर लेमडा पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा AABB भी इससे मैच नहीं किया। फिर आप सारी पॉसिबिलिटीज को यहाँ पर कवर करेंगे, फिर आप इसमें ASB लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा AAA ASB BBB, और अगर आप एस एरो लेमडा लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा AAA BBB। तो आप क्या देख रहे हैं कि आपका यहाँ पर वो स्ट्रिंग W आपको मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम ब्रूट फोर्स पार्सिंग अप्रोच, 1 by 1 आप सारी पॉसिबिलिटीज को यहाँ पर कवर कर रहे हैं।
अब देखिए अगर इस ब्रूट फोर्स पार्सिंग को आपको इफेक्टिव बनाना है, इस ब्रूट फोर्स पार्सिंग को अगर आपको इफेक्टिव बनाना है तो आप क्या कीजिए, उस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में से आप इस लेमडा प्रोडक्शंस को और इस टाइप के यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव कर दीजिए। देखिए अगर आपको ब्रूट फोर्स पार्सिंग को इफेक्टिव बनाना है, टू मेक ब्रूट फोर्स पार्सिंग इफेक्टिव यू हैव टू रिमूव लेमडा प्रोडक्शंस एंड यूनिट प्रोडक्शन। क्योंकि देखिए अगर लेमडा प्रोडक्शंस आप यूज कर रहे हैं तो आपकी स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। देखिए लेमडा यूज करते ही आपकी स्ट्रिंग की लेंथ कम हो जा रही है। देखिए यहाँ 3 था, 3 से 2 हो गया, यहाँ 4 था, 4 से यहाँ 5 था, 5 से 4 रह गया। तो लेमडा लगाने पर स्ट्रिंग की लेंथ कम हो जा रही है। तो आप चूंकि यहाँ पर 1 बाय 1 सारी पॉसिबिलिटीज कवर कर रहे हैं और इस W की लेंथ क्या थी, इस W स्ट्रिंग की लेंथ थी आपकी 6। तो अगर स्ट्रिंग की लेंथ कम हो जा रही है तो फिर आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि आप एक एक करके सारी पॉसिबिलिटीज कवर कर रहे हैं। तो आप ये कोशिश करेंगे कि आपकी स्ट्रिंग की लेंथ कम ना हो, यानी आगे जाने पर अगर स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ रही है तब आप ये क्लेम कर सकते हैं कि ये हाँ ये आपका आगे आने वाला है, ठीक है ना। तो जबकि एरो लेमडा क्या कर रहा है, स्ट्रिंग की लेंथ को कम कर दे रहा है। देखिए यहाँ पर आप कर क्या रहे हैं, एक एक करके सारे केस कवर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए लेंथ आपका 4 था, इसकी लेंथ 6 है, इसका मतलब आपको ये पता लगा कि ये आगे आएगा। फिर आप यहाँ पर चेक करें, लेट से ये W यहाँ पर नहीं आता है, लेट से ये W आपका नहीं आता तो फिर और आगे चेक करते। लेकिन अगर ए एरो लेमडा टाइप का कोई प्रोडक्शन रहेगा तो वो स्ट्रिंग की लेंथ को कम कर दे रहा है, तो आप ये इंश्योर नहीं कर सकते हैं कि अब ये इससे आगे नहीं आएगा, अब ये इससे आगे नहीं आएगा। यानी अगर इसको ब्रूट फोर्स पार्सिंग को आपको इफेक्टिव बनाना है तो ए एरो लेमडा को आपको हटाना पड़ेगा। ए एरो बी इसको बोलते हैं हम यूनिट प्रोडक्शन, तो ए एरो बी टाइप के प्रोडक्शन को भी आपको हटाना पड़ेगा, यूनिट प्रोडक्शन को भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका लेंथ सेम रखेंगे। इसका मतलब अगर कोई प्रोडक्शन अगर आप अपने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में इस टाइप के प्रोडक्शंस को हटा देते हैं, इस टाइप के प्रोडक्शंस को आप हटा देते हैं, तो आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आगे जाने पर आपकी लेंथ बढ़ेगी। अगर आप अपने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में से इस टाइप के प्रोडक्शंस को डेफिनेटली हटा देते हैं, तब आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आगे जाने पर अब आपकी लेंथ बढ़ेगी ही बढ़ेगी, यानी आपकी लेंथ आगे जाने पर कम नहीं हो सकती। तो अब चूंकि आपको ये क्लेम कर सकते हैं कि आगे जाने पर आपकी लेंथ कम से कम 1 से बढ़ेगी, तो अगर आपकी पार्सिंग करते समय आप सभी केसेस को कवर कर रहे हैं, पार्सिंग करते समय अगर ये लेंथ इसको एक्सीड कर जाती है, देन आप उस पॉइंट पर ये बोल सकते हैं कि वो जो स्ट्रिंग है वो इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, क्योंकि देखिए आगे जाने पर डेफिनेटली उससे आगे लेंथ आपका बढ़ेगी। देखिए अगर इस टाइप के प्रोडक्शंस आप ग्रामर में से हटा देते हैं तो फिर आप ये क्लेम कर सकते हैं कि आगे जाने पर लेंथ आपका एटलीस्ट 1 बढ़ेगी। आगे जाने पर आपकी लेंथ एटलीस्ट 1 तो बढ़ेगी। इसका मतलब अगर उस लेंथ को वो एक्सीड कर जाता है, उस स्ट्रिंग के लेंथ को ये एक्सीड कर जाता है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो स्ट्रिंग इस लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करती है, या आपको पता होगा कि ये स्ट्रिंग आपका कब आने वाली है। तो अगर आप इस ब्रूट फोर्स पार्सिंग को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आपको ये लेमडा प्रोडक्शंस और यूनिट प्रोडक्शंस को यहाँ पर रिमूव करना पड़ेगा, ताकि आप ये इंश्योर कर पाए कि अब नेक्स्ट डेरिवेशंस अप्लाई करने पर आपका जो लेंथ है वो एटलीस्ट 1 से तो इंक्रीज करेगी ही करेगी। यानी लेंथ आगे जाने पर डिक्रीज नहीं करेगी, लेंथ आगे जाने पर डिक्रीज नहीं करेगी, या लेंथ आगे जाने पर सेम नहीं रहेगी, लेंथ आगे जाने पर सेम नहीं रहेगी, या लेंथ आगे जाने पर डिक्रीज नहीं करेगी। यानी लेंथ आगे जाने पर कम से कम 1 से तो बढ़ेगी। ये इंश्योर आप कर सकते हैं अगर आप अपने CFG में से लेमडा प्रोडक्शंस और यूनिट प्रोडक्शंस को हटा दें। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपका यहाँ पर यूनिट प्रोडक्शंस भी नहीं है और आपका यहाँ पर लेमडा प्रोडक्शंस भी नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर डेरिवेशन से अप्लाई करते हैं BC, तो डेफिनेटली आप ऐसा बोल सकते हैं कि आगे जाने पर आपकी लेंथ इंक्रीज होगी ही होगी। या लेट से आपने बी एरो स्मॉल BC लगाया, देखिए आपकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, फिर से आपने इसको लगा दिया तो फिर ये आपका ये हो जाएगा। और फिर अगर आपने यहाँ पर लेट से आपका जो B है वो आपका यहाँ पर स्मॉल EB है, तो B की जगह पर आप स्मॉल E लगा देंगे तो ये हो जाएगा BBEC, और C की जगह पर D लगा देंगे तो आपको स्मॉल E D मिल जाएगा। यानी आप क्या देख रहे हैं, आपका लेंथ आपका बढ़ रही है यहाँ पर आगे जाने पर। तो ये आपका जो ब्रूट फोर्स पार्सिंग है अब यहाँ पर इफेक्टिव हो जाएगी। लेकिन देखिए आप सभी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में से लेमडा प्रोडक्शंस को आप रिमूव नहीं कर सकते हैं। लेट से आपके पास एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है G1, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है G1, और एक और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है लेट से आपके पास G2। तो अगर G1 ग्रामर में लेट से आपका कोई लेमडा मूव है और लेमडा मूव रिमूव करने के बाद आपको G2 ग्रामर मिल जाती है, तो आप यहाँ पर ये इंश्योर नहीं कर सकते हैं कि ये दोनों ग्रामर इक्विवेलेंट होंगी, यानी लेमडा मूव करने के बाद आपकी ग्रामर इक्विवेलेंट होगी, ये आप इंश्योर यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। लेट से आपकी ग्रामर, एक एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। लेट से आपकी ग्रामर है S एरो A एंड A एरो स्मॉल a स्लैश लेमडा। अब आप इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में से लेमडा मूव्स को नहीं हटा सकते हैं,
क्योंकि इस ग्रामर की जो लैंग्वेज है उसके अंदर लेमडा आ रहा है, इस ग्रामर की जो लैंग्वेज है उसमें लेमडा आ रहा है, इसलिए आप इसमें से लेमडा को इजीली रिमूव नहीं कर सकते। अगर आप इसमें से लेमडा को रिमूव करेंगे तो आपको जो ग्रामर मिलेगी वो आपको ये मिल जाएगी, एस एरो ए एरो स्मॉल ए, यानी आपका जो लेमडा है वो यहाँ पर लॉस्ट हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप लेमडा मूव्स को अगर यहाँ पर रिमूव कर रहे हैं, यानी इस टाइप के प्रोडक्शंस को अगर आप यहाँ पर रिमूव कर रहे हैं, तो जो रिमूव करने के बाद जो आपकी ग्रामर मिलेगी वो इस प्रीवियस ग्रामर के इक्वल भी हो सकती है। यानी ऐसा हो सकता है कि लैंग्वेज ऑफ ग्रामर G2 इज इक्वल लैंग्वेज ऑफ ग्रामर G1, या ऐसा भी हो सकता है कि लैंग्वेज ऑफ ग्रामर G2 इज इक्वल टू लैंग्वेज ऑफ ग्रामर G1 माइनस लेमडा, यानी वो आपका लेमडा लॉस्ट भी हो सकता है। तो इन केसेस को हम आगे डिस्कस करेंगे, ये आपके आगे डिस्कस करेंगे हम। यानी आप सभी ग्रामर्स में से, सभी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स में से लेमडा मूव नहीं हटा सकते हैं। अगर उस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की लैंग्वेज में लेमडा है, अगर उस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की लैंग्वेज में लेमडा है और आप इस टाइप के लेमडा प्रोडक्शंस को रिमूव कर रहे हैं, देन डेफिनेटली रिमूव करने के बाद आपको जो ग्रामर मिलेगी वो इक्विवेलेंट नहीं होगी, क्योंकि आपकी ग्रामर की जो लैंग्वेज में से अब लेमडा आपका हट चुका होगा, ठीक है ना। लेकिन लेट से अगर लेमडा डज नॉट बिलोंग्स टू लैंग्वेज ऑफ एल है, जैसे कि लेट से आपका यहाँ पर स्मॉल ए होता, यहाँ पर होता आपका लेट से होता कैपिटल बी स्मॉल ई, और यहाँ पर होता कैपिटल बी एरो लेट से लेमडा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अब लेमडा जो है डज नॉट बिलोंग्स टू दिस लैंग्वेज ऑफ दिस ग्रामर। आप जैसे कि चेक कर सकते हैं अब लेमडा जो है इस ग्रामर की लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करता है। तो अगर अब आप यहाँ पर से लेमडा मूव हटाते हैं तो जो आपको जो ग्रामर G2 मिलेगी लेमडा मूव हटाने के बाद में वो एग्जैक्टली सेम होगी G1 के, यानी ये दोनों ग्रामर्स अब आपकी इक्विवेलेंट होगी। इसका मतलब अगर आप किसी ग्रामर में से, किसी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में से लेमडा मूव्स हटा रहे हैं तो यहाँ पर दो केस हो सकते हैं। फर्स्ट केस, लेमडा बिलोंग्स टू द लैंग्वेज। लेट से आपके पास एक ग्रामर G1 है जो कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, जिसके के अंदर लेमडा मूव्स हैं, लेमडा मूव्स है वेरिएबल एरो लेमडा। इस लेमडा मूव्स को आप हटा रहे हैं, हटाने के बाद आपको ग्रामर G2 मिलती है। तो यहाँ पर दो केस हो सकते हैं। फर्स्ट केस आपका हो सकता है लैंग्वेज बिलोंग्स टू, लेट से फर्स्ट केस हो सकता है लेमडा बिलोंग्स टू लैंग्वेज ऑफ दिस ग्रामर G1। लेट से आपका लेमडा इसको बिलोंग करता है, तो फिर आपको यहाँ पर जो G2 ग्रामर मिलेगी वो इक्विवेलेंट नहीं होगी G1 और G2, तो फिर आपको यहाँ पर जो G2 ग्रामर मिलेगी, G2 ग्रामर आप लिखेंगे G1 ग्रामर में से इस लेमडा मूव को हटाने के बाद, यानी G1 ग्रामर में से अगर आप इस लेमडा मूव्स को रिमूव कर देंगे तो आपको G2 ग्रामर मिलेगी। तो अगर लेमडा बिलोंग्स टू लैंग्वेज ऑफ ग्रामर G1 है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि फिर G1 G2 इक्विवेलेंट नहीं होंगे, क्योंकि लैंग्वेज ऑफ G2 उस केस में हो जाएगा लैंग्वेज ऑफ G1 माइनस लेमडा, यानी लेमडा प्रोडक्शंस अब आपका लेमडा आपका अब G2 की लैंग्वेज में नहीं होगा। सेकेंड केस, लेट्स से लेमडा डज नॉट बिलोंग्स टू लैंग्वेज ऑफ दिस ग्रामर G1, देन इस केस में आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये दोनों ग्रामर अब आपका इक्विवेलेंट होंगे, यानी लैंग्वेज ऑफ दिस ग्रामर G1 इज इक्वल टू लैंग्वेज ऑफ दिस ग्रामर G2। तो इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे, आपका आगे इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो G2 क्या है? G2 है आपका लेमडा फ्री G1, यानी अगर आप G1 ग्रामर में से लेमडा प्रोडक्शंस को रिमूव कर देंगे तो आपको G2 ग्रामर मिलेगी। तो इस कॉन्सेप्ट को हम आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर हम एक केस डिस्कस करते हैं, ब्रूट फोर्स पार्सिंग में एक केस डिस्कस करते हैं। ब्रूट फोर्स पार्सिंग हम यहाँ पर लगा रहे हैं और आपका इफेक्टिवनेस इसकी इंक्रीज करने के लिए लेट से आप ग्रामर में से ये लेमडा मूव्स और यूनिट प्रोडक्शंस को भी रिमूव कर दे रहे हैं, यानी आपको जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन है उस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में से आप इस लेमडा प्रोडक्शंस को भी रिमूव कर दे रहे हैं और यूनिट प्रोडक्शंस को भी रिमूव कर दे रहे हैं, और रिमूव करने के बाद जो रिजल्टिंग ग्रामर है वो आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, उस गिवन ग्रामर में से लेमडा प्रोडक्शंस और यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव करने के बाद कैसे रिमूव करेंगे ये हम आगे डिस्कस करेंगे। और फिर हम यहाँ पर ब्रूट फोर्स पार्सिंग लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक केस डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि एक डेरिवेशन हम लिख रहे हैं एस एरो ए बी एंड लेट से आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं बी एरो बी सी, यानी आपने यूज़ किया बी एरो बी सी तो आपको ये मिल जाएगा। देन आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं सी एरो सी डी तो आपको मिल जाएगा ए बी सी डी। देन लेट से आप यूज़ कर रहे हैं ए एरो स्मॉल ए बी एरो स्मॉल बी, यानी ए एरो स्मॉल ए बी एरो स्मॉल बी सी एरो स्मॉल सी एंड डी एरो स्मॉल डी। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस स्ट्रिंग को ड्राइव करने में आपके टोटल कितने स्टेप्स यहाँ पर लग रहे हैं। देखिए ये ग्रामर क्या है, ये आपका एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, एस एरो ए बी देन बी एरो बी सी डी एरो स्मॉल डी, ये आपका एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में आपका लेमडा प्रोडक्शंस भी नहीं है और आपका यूनिट प्रोडक्शंस भी नहीं है, यानी ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर फ्री है, फ्री फ्रॉम लेमडा मूव्स एंड यूनिट प्रोडक्शंस।
तो ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर फ्री है फ्रॉम लेमडा मूव्स एंड यूनिट प्रोडक्शन। तो यहाँ पर देखिए अगर आप ये ब्रूट फोर्स पार्सिंग लगाएंगे तो कुछ इस टाइप से आप स्ट्रिंग्स को यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं। ये आपका डेरिवेशन है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो लेंथ ऑफ डेरिवेशन है, लेंथ ऑफ डेरिवेशन क्या है आपका, देखिए इस स्ट्रिंग की लेंथ देखिए, स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ है आपका यहाँ पर 4, यानी जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, यानी अप्रोक्सीमेट आपको 8 राउंड यहाँ पर लग रहे हैं। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप इस स्ट्रिंग को ड्राइव करेंगे तो आपका 2 mod W से ज़्यादा यहाँ पर राउंड नहीं लगेंगे। या लेट से लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को अगर आप n बोल रहे हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को आप n बोल रहे हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि 2n राउंड से ज़्यादा आपके यहाँ पर नहीं होंगे, ठीक है ना, 2n राउंड से ज़्यादा आपके यहाँ पर नहीं होंगे। इसका मतलब अगर आप एक स्ट्रिंग को ड्राइव कर रहे हैं और ब्रूट फोर्स पार्सिंग अप्रोच का यूज़ कर रहे हैं, तो ब्रूट फोर्स पार्सिंग अप्रोच में आपका जो मैक्सिमम राउंड हो सकते हैं या वर्स्ट केस में जो राउंड हो सकते हैं वो 2 mod W हो सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर क्लियर है, ये 2n से ज़्यादा आपके नहीं हो सकते हैं। तो किसी भी स्ट्रिंग को ड्राइव करने में यहाँ पर आपका मैक्सिमम 2n राउंड हो सकते हैं अगर आप ये इफेक्टिव ब्रूट फोर्स पार्सिंग का यूज कर रहे हैं, जिसमें कि आपने ये 2 टाइप के लेमडा प्रोडक्शंस और यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव कर दिया है अपनी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से। एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है जो कि फ्री फ्रॉम लेमडा प्रोडक्शंस है एंड फ्री फ्रॉम यूनिट प्रोडक्शंस है। ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है और लेट से इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में आपके टोटल P प्रोडक्शंस हैं। इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में आपके टोटल P प्रोडक्शंस है। क्या करेंगे, स्टार्टिंग वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर P पॉसिबिलिटीज को कवर करेंगे। देखिए जितने प्रोडक्शंस है उतनी पॉसिबिलिटीज होंगी। तो फर्स्ट राउंड में आप टोटल P पॉसिबिलिटीज को यहाँ पर कवर करेंगे। सेकंड राउंड में क्या होगा, सेकंड राउंड में फिर से आप इसके लिए P पॉसिबिलिटीज को कवर करेंगे, इसके लिए फिर से P पॉसिबिलिटीज को कवर करेंगे। देखिए वर्स्ट केस हम लेकर चल रहे हैं। वर्स्ट केस में क्या होगा, स्टार्टिंग सिंबल से आप स्टार्ट करेंगे और सारी पॉसिबिलिटीज को कवर करेंगे। तो सारी P पॉसिबिलिटीज को कवर किए, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शंस आपके यहाँ पर P है। ग्रामर में टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शंस आपके P हैं। तो स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट किया, टोटल P पॉसिबिलिटीज कवर किया, फिर यहाँ से स्टार्ट किया, फिर टोटल P पॉसिबिलिटीज कवर किया। तो आप क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट राउंड में आपने टोटल P पॉसिबिलिटीज कवर की। उसी तरीके से देखिए सेकंड राउंड में एक के लिए आपने P पॉसिबिलिटीज कवर की है और टोटल यहाँ पर P पॉसिबिलिटीज हैं। तो टोटल आपकी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी P इंटू P यानी P स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपका सेकंड राउंड हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो आपका सेकंड राउंड है उसमें आपकी जो टोटल पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी वो टोटल आपका P इंटू P यानी P स्क्वायर पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। तो ये आपका सेकंड राउंड हो जाएगा। फिर थर्ड राउंड में क्या होगा, थर्ड राउंड में आप फिर इसके लिए P पॉसिबिलिटीज लेंगे, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप इन सभी के लिए फिर से P पॉसिबिलिटीज कवर करेंगे। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये थर्ड राउंड में आपका क्या हो जाएगा, थर्ड राउंड में आपका P इंटू P स्क्वायर इज इक्वल टू P क्यूब पॉसिबिलिटीज होंगे। देखिए फर्स्ट राउंड में आपके पास चूंकि ग्रामर में P प्रोडक्शंस हैं इसलिए आपके पास P पॉसिबिलिटीज होंगी। सेकंड राउंड में एक के लिए आपके पास, चूंकि देखिए आपके पास टोटल P प्रोडक्शंस हैं, तो एक के लिए आपके पास P पॉसिबिलिटीज होंगी, एक के लिए P पॉसिबिलिटीज, इसके लिए फिर P पॉसिबिलिटीज। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हैं आपका P यानी P इंटू P स्क्वायर पॉसिबिलिटीज, यानी सेकंड राउंड में आपके पास टोटल P स्क्वायर पॉसिबिलिटीज होंगी। थर्ड राउंड में आप एक के लिए फिर से P लगाएंगे, एक के लिए फिर से P पॉसिबिलिटीज, दूसरे के लिए फिर से P, तीसरे के लिए फिर से P पॉसिबिलिटीज। और टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज है सेकंड राउंड में, टोटल P स्क्वायर पॉसिबिलिटीज है। तो थर्ड राउंड में आपकी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे P स्क्वायर इंटू P, एक के लिए P पॉसिबिलिटीज, तो टोटल P स्क्वायर के लिए पॉसिबिलिटीज हो जाएगा P स्क्वायर इंटू P इज इक्वल टू P क्यूब। यानी आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, अभी हमने आपको डिस्कस किया था कि mod ऑफ W क्या था आपका n, यानी टोटल आपके यहाँ पर 2n राउंड हो सकते थे, यानी 2 इंटू mod W से ज़्यादा आपके राउंड यहाँ पर नहीं होंगे। तो लेट से आपका वर्स्ट केस हम यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं, यानी आपको यहाँ पर सबसे एंड में स्ट्रिंग मिल रही है, आपको जो स्ट्रिंग मिल रही है वो सबसे एंड में मिल रही है। तो वर्स्ट केस में आपके देखिए कितने राउंड्स होंगे, तो देखिए फर्स्ट राउंड में P प्रोडक्शंस आपके लग जाएंगे, सेकंड राउंड में आपके P स्क्वायर प्रोडक्शंस होंगे, थर्ड राउंड में आपके P क्यूब प्रोडक्शंस होंगे अप टू सो ऑन। एंड ये जो 2 इंटू n राउंड होगा या 2 इंटू mod W वाला जो राउंड होगा, इसमें आपके टोटल इतने पॉसिबिलिटीज आपके हो जाएंगे। तो फर्स्ट राउंड में P पॉसिबिलिटीज, सेकंड राउंड में P इंटू P स्क्वायर, थर्ड राउंड में P क्यूब, एंड इसी तरीके से 2n राउंड में आपका P इंटू 2n पॉसिबिलिटीज यहाँ पर होंगी। P क्या है, P है यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोडक्शंस। इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में जो प्रोडक्शंस हैं वो आपका P है, तो P इज द नंबर ऑफ प्रोडक्शंस इन दिस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। और ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है वो फ्री फ्रॉम लेमडा प्रोडक्शंस है, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है ये फ्री फ्रॉम यूनिट प्रोडक्शंस है। और n क्या है, n इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जिस स्ट्रिंग को आप ड्राइव कर रहे हैं उसकी लेंथ जो है वो यहाँ पर है स्मॉल n। तो आपको आप ऐसा बोल सकते
सकते हैं कि उस स्ट्रिंग W को ड्राइव करने में इस ब्रूट फोर्स पार्सिंग अप्रोच में आपको टोटल इतनी पॉसिबिलिटीज, वर्स्ट केस में टोटल इतनी पॉसिबिलिटीज आपको कवर करनी पड़ सकती हैं। अब ये आपका एक जीपी है, जीपी को आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट टर्म इंटू आर है यहाँ पर P इंटू नंबर ऑफ पावर नंबर ऑफ टर्म क्या है आपके -1, तो ये हो जाएगा P -1। अब देखिए जो मोड P है और मोड P -1 है ये अप्रोक्सीमेट सेम होंगे, तो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये अप्रोक्सीमेट सेम होंगे, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं और इस 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा ऑर्डर ऑफ P पावर 2n, ठीक है ना। और ऑर्डर ऑफ P पावर 2n को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ लेट्स से P स्क्वायर पावर n, और P क्या है देखिए, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ मोड P स्क्वायर पावर n, ठीक है ना। इसको आप लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ मोड P स्क्वायर पावर n, और P आपका क्या है? P आपका है नंबर ऑफ प्रोडक्शंस, यानी उस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में जो प्रोडक्शंस हैं वो, यानी P आपका क्या होगा? P आपका एक कांस्टेंट होगा। तो लेट से जो ये P है, नंबर ऑफ प्रोडक्शंस हैं, वो आपका K1 कांस्टेंट है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं K1 कांस्टेंट स्क्वायर। एक कांस्टेंट का स्क्वायर क्या होगा? एक नया कांस्टेंट होगा, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसका ऑर्डर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ K पावर n, वेयर K इज ए कांस्टेंट एंड n इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो आज जैसे कि आप देख रहे हैं इस ब्रूट फोर्स पार्सिंग की जो कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ रही है वर्स्ट केस में, वो एक्सपोनेंशियल आ रही है, वो NP आ रही है, ऑर्डर ऑफ K पावर n आ रही है। कहते हैं कि वर्स्ट केस में आपका जो टाइम लगेगा वो इतना लग सकता है, यानी आपकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, यानी नंबर ऑफ स्टेप्स आपके लगेंगे इस स्ट्रिंग को ड्राइव करने में, वो ऑर्डर ऑफ K पावर n होंगे, यानी एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के नंबर ऑफ स्टेप्स आपको लगेंगे इस स्ट्रिंग को ड्राइव करने में। तो ये आपके एक्सपोनेंशियल नंबर ऑफ स्टेप्स आपके लग रहे हैं यहाँ पर, तो एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका आ रहा है। तो ये ब्रूट फोर्स पार्सिंग हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये आपका एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? हम यहाँ पर CY के एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। और CY के एल्गोरिथम को आप किस तरीके से यूज़ करेंगे कि आपको एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन है, उस सबसे पहले आप क्या कीजिए, उस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में से लेमडा प्रोडक्शंस को रिमूव कर दीजिए और यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव कर दीजिए। तो लेमडा और यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव करने के बाद आपको ये एक नई कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर मिल जाएगी, और फिर उस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को आप कन्वर्ट कर दीजिए चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में, और फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर ये CY के एल्गोरिथम लगा सकते हैं, जो कि ऑर्डर ऑफ n³ टाइम में आपको ये मेंबरशिप एल्गोरिथम की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको एक CFG गिवन होगी, आप क्या कीजिए, उस CFG में से लेमडा प्रोडक्शंस को रिमूव कर दीजिए, यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव कर दीजिए। रिमूव करने के बाद आपको एक मॉडिफाइड CFG मिलेगा, उस CFG को कन्वर्ट कर लीजिए CNF में, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में, और फिर आप CY के एल्गोरिथम को लगाएंगे, तो आपको ये मेंबरशिप की प्रॉब्लम को ऑर्डर ऑफ n³ टाइम में सॉल्व कर देगी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर एवरी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर देयर एग्जिस्ट एन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या हो जाएगा आपका? CY के एल्गोरिथम, दैट पार्स एनी स्ट्रिंग W बिलोंग्स टू लैंग्वेज ऑफ द ग्रामर G in a number of step proportional to order of n³ where n is the length of string, आप ऐसा बोल सकते हैं फॉर एवरी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर देयर एग्जिस्ट एन एल्गोरिथम, CY के एल्गोरिथम, दैट पार्स एनी स्ट्रिंग W बिलोंग्स टू लैंग्वेज ऑफ दिस ग्रामर in a number of step proportional to, या in a number of step equal to order of n³ या order of n³ where n is the length of string। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो CY के एल्गोरिथम है ये भी आपका लीनियर टाइम पार्सिंग एल्गोरिथम नहीं है। लीनियर टाइम पार्सिंग एल्गोरिथम होता है आपका ऑर्डर ऑफ n टाइम की, यानी अगर आपका पार्सिंग एल्गोरिथम का जो टाइम है वो अगर ऑर्डर ऑफ n है तो आप उसको बोलेंगे लीनियर टाइम पार्सिंग एल्गोरिथम। तो लीनियर टाइम पार्सिंग एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होता है। तो ये जो CFG के केस में आप ऐसा बोल सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के केस में जो CY के एल्गोरिथम है उसका जो टाइम है वो लीनियर टाइम पार्सिंग एल्गोरिथम नहीं है। लेकिन अगर आप DCFL की बात करें, तो DCFL लैंग्वेज को आप लीनियर टाइम में पार्स कर सकते हैं, यानी DCFL लैंग्वेज के लिए ऑर्डर ऑफ n टाइम में पार्सिंग पॉसिबल है। LR ग्रामर होती है, जो आपका LR ग्रामर होती है वो LR ग्रामर करस्पॉन्ड करती है, LR ग्रामर करस्पॉन्ड टू DCFL, यानी LR ग्रामर एग्जैक्टली करस्पॉन्ड टू ए DCFL। जो LR ग्रामर है वो एक DCFL को करस्पॉन्ड करती है। और कंपाइलर डिजाइनिंग में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि जो आपका LL पार्सर होता है, जिसको भी बोलते हैं टॉप डाउन पार्सर, या जो LR पार्सर होता है बॉटम अप पार्सर, ये दोनों ही पार्सर आपका जो पार्सिंग कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑर्डर ऑफ n होती है। यानी LL और LR पार्सर का जो पार्सिंग कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n होती है। अब चूंकि आपका जो LR ग्रामर है वो, या जो LR जो है वो करस्पॉन्ड करती हैं एग्जैक्टली DCFL से, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि DCFL को आप ऑर्डर ऑफ n टाइम में पार्स कर सकते हैं, क्योंकि LR को आप ऑर्डर ऑफ n टाइम में पार्स कर सकते हैं।
देखिए एलएल ग्रामर को हम बोलते हैं, एलएल ग्रामर को हम बोलते हैं टॉप डाउन पार्सर। ये एलएल ग्रामर पर आपका टॉप डाउन पार्सर वर्क करता है और एलआर ग्रामर पर आपका बॉटम अप पार्सर वर्क करता है। और टॉप डाउन पार्सर और बॉटम अप पार्सर इन दोनों के ही जो पार्सिंग कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन होती है, यानी टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों ही लीनियर टाइम पार्सेबल होते हैं, ठीक है ना। तो एलएल ग्रामर को आप लीनियर टाइम में पार्स कर सकते हैं, उसी तरीके से एलआर ग्रामर को भी आप लीनियर टाइम में पार्स कर सकते हैं। एल का मतलब है आपका टॉप डाउन पार्सर और एलआर का मतलब है आपका बॉटम अप पार्सर। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये लेट से आपका एलआर ग्रामर है, तो ये लेट से आपका एलआर ग्रामर है, तो ये आपका हो जाएगा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, सीएफएल बोल सकते हैं, या आप इसको बोल सकते हैं एनसीएफएल। तो ये लेट से आपका एलआर ग्रामर है या लेट से आपका एलआर लैंग्वेज है, तो ये आपका एलआर के लैंग्वेज है, तो एनसीएफएल हो जाएगा इसका सुपर सेट। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एलआर जो लैंग्वेज है वो एलआर जो है वो एलआर एग्जैक्टली करस्पॉन्ड टू है डीसीएफएल। एलआर आपका एग्जैक्टली एक डीसीएफएल या डीपीडीओ को आपका करस्पॉन्ड करता है, ठीक है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो आपके एलआर ग्रामर है या जो आपकी एलएल ग्रामर है ये आपका ऑलवेज अनएम्बिगस होती है। तो एलएल एंड एलआर ग्रामर इज ऑलवेज अनएम्बिगस। और देखिए यहाँ पर के का क्या मतलब है, के का मतलब है लुक अहेड सिंबल्स, यानी कितने सिंबल्स को लुक कर रहे हैं आप ये। तो के का मतलब है नंबर ऑफ लुक अहेड सिंबल। तो अगर आप के लुक अहेड सिंबल्स को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर के यूज़ करेंगे। एल का मतलब है आप इनपुट को स्कैन कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहाँ पर इस एल का मतलब है आप यहाँ पर एलएमडी का यूज़ कर रहे हैं। इस आर का मतलब है आप रिवर्स ऑफ आरएमडी का यूज़ कर रहे हैं, यानी ग्रामर को देखिए ये आपका एक एलएल1 ग्रामर है। ये जो ग्रामर है ये आपका एलएल1 ग्रामर है। एंड लेट से हम स्ट्रिंग यहाँ पर ले रहे हैं ए बी सी डी, तो स्ट्रिंग आपका है ए बी सी डी। तो देखिए इसको हम यहाँ पर ये चेक करके आपको बताते हैं कि ये आपका लीनियर टाइम पार्सेबल कैसे हैं। तो देखिए आपने इनपुट सिंबल ए को उठाया, तो आप यहाँ पर कौन सा प्रोडक्शन यूज करेंगे, आप यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट करेंगे, आप ये वाला प्रोडक्शन यूज करेंगे यानी स्मॉल ए। तो आपका ए कंप्लीट हो चुका है, फिर आपको सेकंड ए मिलेगा। अब देखिए ए से आपको कहाँ पर मिल रहा है, ये वाला प्रोडक्शन आप यूज़ करेंगे, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं आपको मिल जाएगा स्मॉल ए बी, ठीक है ना। यानी आप बी पर आ चुके हैं। अब आप किसको देखेंगे, बी के लिए इमेज करेंगे तो बी एरो स्मॉल बी कैपिटल सी को यूज़ करेंगे, यानी आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि फिर आप यहाँ पर स्मॉल ए आप बी के लिए यूज़ करेंगे बी एरो स्मॉल बी कैपिटल सी। तो आपका स्मॉल बी भी हो चुका है, फिर आपको मिलेगा स्मॉल सी के लिए आप ये वाला प्रोडक्शन यूज़ करेंगे, तो आप यहाँ पर सिंपली बोल सकते हैं ए बी स्मॉल सी इंटू कैपिटल डी। फिर आपका स्मॉल डी के लिए आप चेक करेंगे तो स्मॉल डी के लिए आप डी एरो स्मॉल डी यूज़ करेंगे, तो आपको मिल जाएगा आपको मिल जाएगा आपको मिल जाएगा ए बी सी स्मॉल डी। यानी कि आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इस स्ट्रिंग के लिए आपका ये लीनियर टाइम में पार्स हो जा रहा है, यानी ऑर्डर ऑफ एन टाइम में ही ये पार्स हो जा रहा है। इसीलिए हमने आपको बोला था कि जो एल या एल आर है ये आपका लीनियर टाइम पार्सेबल होता है। तो ये ऑलरेडी हम इस कॉन्सेप्ट को कंपाइलर डिजाइन में कवर कर चुके हैं, तो आप इसको कंपाइलर डिजाइन से रेफर कर सकते हैं। वहाँ पर जैसे कि हमने आपको बताया था कि एक ग्रामर हम लिख रहे हैं एस एरो ए बी ए कैपिटल ए स्लैश ए बी बी कैपिटल ए एरो सी डी। ये देखिए ये ग्रामर आपका एल1 नहीं है, ये ग्रामर आपका एल2 नहीं है, ये ग्रामर क्या हो जाएगा, ये ग्रामर आपका एल3 हो जाएगा। मीन्स ये दिस ग्रामर इज एल3 बट नॉट एल1 एंड एल2। एल1 नहीं है, एल2 नहीं है, लेकिन ये एल3 है। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट को हम आपको ऑलरेडी कंपाइलर डिजाइन में एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप इस टॉपिक को वहाँ पर से रेफर कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक बात ये नोट कर सकते हैं कि जो एल लैंग्वेज है या एल लैंग्वेज है या एल ग्रामर या जो एल ग्रामर है ये आपका ऑलवेज अनएम्बिगस होगी। आप ऐसा बोल सकते हैं एनी एम्बिगस ग्रामर कैन नेवर बी एल के और एल के फॉर एनी वैल्यू ऑफ के। एनी एम्बिगस ग्रामर कैन नेवर बी एल के और एल के फॉर एनी वैल्यू ऑफ के। यानी अगर आपकी ग्रामर एम्बिगस है तो वो आपका एल के या एल के कभी नहीं हो सकती। और आपकी जो एल ग्रामर होती है, एल इज ऑलवेज एग्जैक्टली करस्पॉन्ड टू ए डीसीएफएल। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसको कि आप लीनियर टाइम में पार्स कर सकते हैं। देखिए डीसीएफएल को आप लीनियर टाइम में पार्स कर सकते हैं, एलएल को लीनियर टाइम में पार्स कर सकते हैं, एलआर को लीनियर टाइम में पार्स कर सकते हैं। एक और ग्रामर हम डिस्कस कर रहे हैं, वो ग्रामर है आपका एस ग्रामर। इस एस ग्रामर को भी आप लीनियर टाइम में पार्स कर सकते हैं, ठीक है ना। इस एस ग्रामर को भी आप लीनियर टाइम में पार्स कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्शंस किस टाइप के होंगे, इस एस ग्रामर में प्रोडक्शंस आपके कुछ इस टाइप के होंगे, वेरिएबल एरो टर्मिनल वी एस्ट्रिक। तो आप ऐसा बोल सकते हैं एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जी इज सेड टू बी ए सिंपल ग्रामर। एस का मतलब क्या, एस ग्रामर का मतलब है सिंपल ग्रामर। ए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जी इज सेड टू बी सिंपल ग्रामर और एस ग्रामर इफ ऑल प्रोडक्शंस आर ऑफ द फॉर्म ऑफ वेरिएबल एरो टर्मिनल वेरिएबल क्लोजर एंड वेरिएबल variable comma terminals occurs at most once in P. Variable comma terminals occurs at most once
इन पी, पी क्या है, पी आपका है प्रोडक्शंस, एट मोस्ट वंस इन प्रोडक्शंस। तो उस ग्रामर को फिर आप बोलेंगे एस ग्रामर। यहाँ पर आप एक चीज नोट कर सकते हैं, हमने बोला है कि प्रोडक्शंस आपके इस फॉर्मेट में होंगे, यानी वी एरो टी वी एस्ट्रिक फॉर्मेट में होंगे, यानी वी एस्ट्रिक की जगह पर आप यहाँ पर लेमडा भी पुट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर लेमडा पुट कर देंगे, यहाँ पर लेमडा पुट कर देंगे तो आपको वी एरो टी मिल जाएगा। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपके प्रोडक्शंस जो फॉर्मेट में होंगे वो इस फॉर्मेट में होंगे, वी एरो टर्मिनल और टर्मिनल वेरिएबल क्लोजर, यानी इस फॉर्मेट में होंगे। और आपका एक कंडीशन और है यहाँ पर एस ग्रामर के केस में कि जो वी और टी का जो पेयर होगा, वी और टी का पेयर होगा वो एटमोस्ट वन होगा इन दैट प्रोडक्शंस, यानी मोर देन वन आपका वी और टी के पेयर यहाँ पर नहीं हो सकते हैं। अगर पेयर मोर देन वन है तो फिर वो एस ग्रामर नहीं होगी, यानी सारे प्रोडक्शंस इस फॉर्मेट में आपके होंगे और उसके साथ साथ आपका जो पेयर है ये भी आपका यूनिक होना चाहिए। ये पेयर केवल आपका उस प्रोडक्शन में एटमोस्ट वन होना चाहिए। अब देखिए ये प्रोडक्शंस से मेरा क्या मतलब है, ये आपको एक एग्जांपल लेकर के हम क्लियर करते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पर आपको आगे बताएंगे कि जो आपका जीएनएफ है, ग्रीबक नॉर्मल फॉर्म है, उसकी कंडीशन क्या होती है। उसकी कंडीशन सिर्फ आपका होता है कि आपके जो प्रोडक्शंस हैं वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, वी एरो टी वी एस्ट्रिक। अब जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि अगर आप यहाँ पर वी स्टार की जगह पर लेमडा पुट कर दें तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा वी एरो टर्मिनल स्लैश टर्मिनल वी एस्ट्रिक, ठीक है ना। तो ये अगर आप यहाँ पर लेमडा पुट कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो ग्रीबक नॉर्मल फॉर्म में सिर्फ आप इतनी सी कंडीशन को चेक करेंगे, यानी जो आपके प्रोडक्शंस होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मेट में होंगे। जबकि एस ग्रामर में आप दो कंडीशन चेक कर रहे हैं, फर्स्ट आप इस कंडीशन को चेक करेंगे एंड सेकेंड कंडीशन आपका ये हो जाएगा कि वी और टी का जो पेयर होना चाहिए वो आपका एटमोस्ट वन होना चाहिए उस प्रोडक्शन में, यानी वी और टी का केवल एक ही पेयर हो सकता है उस ग्रामर में। जबकि इस टाइप की कंडीशन आपका जीएनएफ में नहीं है। तो कुछ ग्रामर्स को हम यहाँ पर लेंगे और फिर चेक करते हैं कि ये वी और टी के पेयर से हमारा क्या मतलब है। यानी वी और टी का पेयर यहाँ पर सिर्फ एक हो सकता है, जीएनएफ में आपका मोर देन वन भी हो सकता है। जैसे कि एक ग्रामर हम लिख रहे हैं, एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख रहे हैं, एस एरो स्मॉल ए कैपिटल ए। जैसे कि इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को देखिए, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आपका जीएनएफ तो होगी लेकिन एस ग्रामर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो प्रोडक्शंस है इस फॉर्मेट में वेरिएबल एरो टर्मिनल वेरिएबल क्लोजर टर्मिनल वेरिएबल क्लोजर टर्मिनल, ठीक है ना, इस फॉर्म में है वेरिएबल एरो टर्मिनल वेरिएबल क्लोजर या वेरिएबल एरो टर्मिनल। तो इस फॉर्मेट में है इसलिए आपका जीएनएफ की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एस ग्रामर क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए यहाँ पर आपके मोर देन वन पेयर एग्जिस्ट करते हैं, एस कॉमा ए यहाँ पर भी है, एस कॉमा ए यहाँ पर भी है और एस कॉमा ए यहाँ पर भी है, यानी एस कॉमा ए के लिए आपके मोर देन वन पेयर यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आपका ये मैक्सिमम वन हो सकता है, एटमोस्ट वन हो सकता है इस प्रोडक्शन में। जबकि इस प्रोडक्शन में यहाँ पर क्या है, आपके दो आ रहे हैं, यानी एस कॉमा ए पर ये भी है, एस कॉमा ए पर आपका ये भी है। तो एस वेरिएबल टी यानी वेरिएबल और टी के आपका केवल एक पेयर हो सकता है, इस वी और टी का केवल एक पेयर हो सकता है मैक्सिमम एस ग्रामर में। जबकि यहाँ पर देखिए इस वी और टी के दो पेयर हैं, एस कॉमा ए के ये दो पेयर हैं, क्योंकि आपके पास दो प्रोडक्शन है इसलिए ये ग्रामर आपका एस ग्रामर नहीं होगी लेकिन जीएनएफ होगी। लेकिन लेट से हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, इसको कैपिटल ए कर देते हैं। अभी भी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये ग्रामर आपका जीएनएफ में है, ये ग्रामर आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आपका जीएनएफ में है, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एस ग्रामर नहीं है, क्योंकि आपका एस कॉमा ए के अभी भी आपके दो पेयर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एस ग्रामर नहीं है लेकिन जीएनएफ में है। तो आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि ये वी टी के पेयर से मेरा क्या मतलब है, ये वेरिएबल और टर्मिनल के पेयर से मेरा क्या मतलब है। ये आपका यूनिक होना चाहिए उस ग्रामर में, यानी एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मोर देन वन है, एस ए यहाँ पर भी, एस ए यहाँ पर भी, इसलिए आपका ये एस ग्रामर नहीं है। लेकिन लेट से अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, अब बताइए अब ये क्या जीएनएफ है? तो देखिए जीएनएफ की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जीएनएफ तो होगा ही। अब ये एस ग्रामर भी है क्योंकि एस ए है, तो एस ए आपका यहाँ पर नहीं है, यहाँ एस ए है, यहाँ एस बी है, यहाँ ए है, यहाँ ए बी है। तो जैसे कि आप चेक कर रहे हैं वेरिएबल टर्मिनल के मोर देन वन पेयर नहीं है, यानी एटमोस्ट वन पेयर ही यहाँ पर आ रहा है। तो आपका ये एस ग्रामर की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये ग्रामर एस ग्रामर भी है और जीएनएफ भी है। या एक और ग्रामर हम ले रहे हैं, लेट से एस एरो स्मॉल ए कैपिटल ए सी। इसको चेक कीजिए क्या ये ग्रामर जीएनएफ है? बिल्कुल जीएनएफ है। टीवी स्टार टीवी स्टार टीवी स्टार टीवी स्टार इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जीएनएफ है। क्या ये एस ग्रामर है? देखिए एस ए है तो एस ए आगे नहीं है, एस बी है, एस बी आगे नहीं है, एस स्मॉल सी है, एस स्मॉल सी नहीं है, एस स्मॉल डी है, एस स्मॉल डी नहीं है, ए स्मॉल ए है तो ए स्मॉल ए आगे कहीं नहीं है। इसका मतलब ये एस ग्रामर भी है, ये जीएनएफ भी है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक प्रोडक्शन और ऐड कर देते हैं, अब ये जीएनएफ तो होगी लेकिन एस ग्रामर नहीं होगी, क्योंकि ए स्मॉल ए यहाँ पर भी है, ए स्मॉल ए यहाँ पर भी है। तो ये कंडीशन आपका फेल कर गई अब। तो ये एस ग्रामर नहीं है लेकिन जीएनएफ है। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट से आपने एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखा है स्मॉल ए कैपिटल बी स्लैश स्मॉल ए। तो क्या ये जीएनएफ है? बिल्कुल ये जीएनएफ है।
टी स्टार टी, लेकिन ये एस ग्रामर नहीं है क्योंकि एस कॉमा ए के आपके पास दो पेयर है, ये भी है और ये भी है, तो ये एस ग्रामर नहीं है लेकिन ये जीएनएफ है। लेकिन लेट से अगर हम इसमें चेंज कर देते हैं, लेट से ये आपका होता ए बी, ये होता आपका स्मॉल ए कैपिटल बी स्लैश बी एंड बी एरो स्मॉल बी। अब चेक कीजिए, ये देखिए जीएनएफ है, क्या ये एस ग्रामर है? एस कॉमा ए यूनिक, ए कॉमा स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी, यानी मोर देन वन नहीं है, बी कॉमा स्मॉल बी ये भी यूनिक है। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं वेरिएबल टर्मिनल के मोर देन वन पेयर यहाँ पर नहीं है, एटमोस्ट वन पेयर ही है, तो ये आपका ग्रामर जो है वो एस ग्रामर होगी। अब हमने यहाँ पर एक क्लेम किया था कि एस ग्रामर में आपका जो एस ग्रामर जो होती है वो लीनियर टाइम पार्सेबल है, यानी एस ग्रामर को आप ऑर्डर ऑफ एन टाइम में पार्स कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं इसको हम डिस्कस करते हैं। तो लेट से ये आपका एक एस ग्रामर है जिसको कि हमें पार्स करना है। स्ट्रिंग हम यहाँ पर ले लेते हैं, लेट से स्मॉल ए स्मॉल बी यानी ए बी बी को हम पार्स कर रहे हैं बाय यूजिंग दिस एस ग्रामर। तो कैसे आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि आपके जो पार्सिंग कॉम्प्लेक्सिटी होगी या टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे इस स्ट्रिंग को ड्राइव करने में वो आपके ऑर्डर ऑफ एन के होंगे, या लीनियर टाइम में आप इसको पार्स कर सकते हैं। इस नंबर ऑफ स्टेप्स आपके यहाँ पर लीनियर होंगे, ये क्लेम कैसे कर सकते हैं इसको आप इस एग्जाम्पल से देख सकते हैं। देखिए आपने स्टार्टिंग सिंबल एस से स्टार्ट किया, आपको स्मॉल ए चाहिए, स्मॉल ए के लिए आपका देखिए वेरिएबल और टर्मिनल का केवल एक ही पेयर होगा, यानी और कोई चॉइस आपके पास नहीं होगी, केवल आपको यही प्रोडक्शंस लगाना होगा क्योंकि वेरिएबल और टर्मिनल का एक ही पेयर यहाँ पर है। वेरिएबल और टर्मिनल का केवल एक ही पेयर है, यानी स्मॉल ए के लिए आपका केवल एक ही प्रोडक्शंस मैच करेगा, स्मॉल ए के लिए एक ही प्रोडक्शन मैच करेगा। लेट से अगर आपके पास दो प्रोडक्शंस यहाँ पर मैच कर जाते हैं तो फिर ये वेरिएबल टर्मिनल के मोर देन वन पेयर हो जाते हैं, तो फिर ये आपका एस ग्रामर नहीं होती। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी टर्मिनल के लिए केवल और केवल एक ही प्रोडक्शंस यहाँ पर मैच करेगा, और ये प्रोडक्शंस आपके फॉर्मेट में है टीवी स्टार, यानी इस टर्मिनल को आप लुक अहेड इस टर्मिनल को आप इनपुट से यहाँ पर मैच कर रहे हैं, इस टर्मिनल को आप यहाँ पर इनपुट से मैच करेंगे, और केवल एक ही प्रोडक्शंस आपका मैच करेगा क्योंकि वी टी का आपका यहाँ पर केवल एटमोस्ट वन पेयर ही यहाँ पर हो सकता है। इसका मतलब एस ग्रामर में आपका ये सिचुएशंस नहीं है कि आपका मोर देन वन प्रोडक्शंस यहाँ पर मैच कर जाए, यानी आपको इस प्रोडक्शंस को लगाना होगा। स्मॉल ए के लिए आपने लगा दिया, आपको ये मिल गया। अब सेकंड देखिए, सेकंड फिर स्मॉल ए मिल रहा है, यानी ए एरो आपको ये वाला प्रोडक्शंस लगाना होगा, तो इसको लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा ए एरो स्मॉल ए कैपिटल बी, यानी ए स्मॉल ए कैपिटल बी तो मिल रहा है स्मॉल बी, यानी आपको बी एरो स्मॉल बी लगाना होगा तो आपको मिल जाएगा ए बी कैपिटल बी। फिर से आपको स्मॉल बी मिल रहा है तो फिर आपको बी एरो बी लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा ए बी बी, यानी आप क्या देख रहे हैं इसको आप लीनियर टाइम में पार्स कर पा रहे हैं, ऑर्डर ऑफ एन टाइम में पार्स कर पा रहे हैं, वेयर एन इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो इसलिए हमने बोला है कि ये आपका लीनियर टाइम पार्सेबल है, या आपके जो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे वो आपके ऑर्डर ऑफ एन के होंगे। इस स्ट्रिंग को ड्राइव करने में आपको जो स्टेप्स लग रहे हैं वो ऑर्डर ऑफ एन के होंगे, यानी ऑर्डर ऑफ एन टाइम में आप इसको पार्स कर पा रहे हैं, इसलिए ये लीनियर टाइम पार्सिंग एल्गोरिथम है, लीनियर टाइम पार्सेबल ग्रामर है। एस ग्रामर जो है उसको आप लीनियर टाइम में पार्स कर सकते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए आपके पास कोई एल्गोरिथम नहीं है जो कि उसको लीनियर टाइम में पार्स कर सके, यानी एनसीएफएल के लिए आपके पास लीनियर टाइम पार्सेबल एल्गोरिथम नहीं है, लेकिन डीसीएफएल के लिए आपके पास लीनियर टाइम पार्सेबल एल्गोरिथम है, या एस ग्रामर के लिए आपके पास ये लीनियर टाइम पार्सेबल एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है, लेकिन इनकी पावर्स आपका कम होती है, यानी डीसीएफएल की पावर एनसीएफएल से कम होगी, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि एस ग्रामर की पावर भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के कंपेयर में कम होगी। और यहाँ पर एक चीज़ और हम डिस्कस करना चाहते हैं कि जो LRK है, LRK आपका जो है मोर यूजफुल है देन एस ग्रामर, क्योंकि LRK की पावर एस ग्रामर से ज़्यादा होती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं LRK इज़ मोर यूजफुल देन एस, क्योंकि जो LR होता है वो आपका DCFL को करस्पॉन्ड करता है। तो देखिए ये मान लीजिए आपका NCFL है, ये मान लीजिए NCFL है, ये मान लीजिए आपका हो गया DCFL, ये हो गया आपका DCFL, तो यहाँ पर आपका कहीं एस ग्रामर रहा होगा, ये आपका एस हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि एस की जो पावर है वो DCFL से भी कम है। देखिए LR जो है वो एग्जैक्टली करस्पॉन्ड करता है, LR जो है वो एग्जैक्टली करस्पॉन्ड करेगा एक DCFL को। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि LRK is more useful than S grammar because LR exactly correspond to DCFL, और S जो है वो S grammar जो है वो S grammar ये प्रॉपर सबसेट ऑफ DCFL, S आपका प्रॉपर सबसेट है, इसलिए S की इसकी पावर आपका DCFL से कम होगी। सी तो देखिए इस टर्मिनल स्मॉल ए के लिए आपके पास मोर देन वन चॉइस है, यानी वेरिएबल ए और टर्मिनल स्मॉल ए के लिए आपके पास चॉइसेस हो गई, यानी मोर देन वन आपके पेयर हैं, तो आपका ये एस ग्रामर में ये अलाउड नहीं है। इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि केवल एक ही पेयर होगा, यानी आप इसको इजीली लीनियर टाइम में पार्स कर पाएंगे। अब लेट से अगर आपके पास एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कुछ इस नोटेशन में गिवन हो, लेट से इस नोटेशन में गिवन हो स्टेटमेंट, और फिर आपको गिवन हो इफ स्टेटमेंट, देन स्टेटमेंट,
एल्स स्टेटमेंट। तो इसको सिंबॉलिक नोटेशन में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले तो आप ये नोट कीजिए कि ये जो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा जाता है वो वेरिएबल होता है, यानी ब्रैकेट के अंदर जो है वो एक वेरिएबल होगा। तो लेट से जो स्टेटमेंट है ये वेरिएबल बी है, स्टेटमेंट जो है ये वेरिएबल बी है, और इसके अलावा जो होंगे वो आपके टर्मिनल्स होंगे। तो इफ़ क्या है आपका एक टर्मिनल होगा, तो लेट से स्मॉल ए टर्मिनल, ये क्या है आपका वेरिएबल बी है। देन क्या होगा आपका एक टर्मिनल होगा, तो लेट से स्मॉल सी टर्मिनल है आपका। देन स्टेटमेंट फिर से वेरिएबल बी, एल्स आपका क्या है, फिर से एक टर्मिनल होगा स्मॉल डी, एंड स्टेटमेंट क्या है आपका वेरिएबल, यानी वेरिएबल जो होंगे आपके ब्रैकेट के अंदर होंगे और ये आपके टर्मिनल्स हो जाएंगे। स्मॉल ए टर्मिनल, देन हो जाएगा स्मॉल सी टर्मिनल, एल्स हो जाएगा स्मॉल डी टर्मिनल, और स्टेटमेंट है वेरिएबल बी। तो इस तरीके से आप इसको CFG में कन्वर्ट कर सकते हैं। या लेट से अगर आप यहाँ पर गिवन होता इफ़ स्टेटमेंट, तो आपका ये वेरिएबल स्टेटमेंट वेरिएबल और इफ़ स्टेटमेंट वेरिएबल अलग अलग है, तो इसको फिर आप एक दूसरा वेरिएबल मानते हैं। लेट से आप इसको वेरिएबल ए मान रहे हैं, तो फिर इस तरीके से आप इसको लिख सकते थे। जो आपका सी लैंग्वेज है वो सी लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होगी? सी लैंग्वेज आपका रेगुलर है, या सी लैंग्वेज आपका DCFL है, या सी लैंग्वेज आपका NCFL है, या सी लैंग्वेज आपका CSL होगा, या सी लैंग्वेज आपका RE होगा, या सी लैंग्वेज आपका REC होगा? तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो आप सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आप यूज़ करते हैं वो कौन सी लैंग्वेज होगी? तो ये चेक करने के लिए आपको कुछ केसेस देखने होंगे। जैसे कि अगर हम आपसे कहें कि सी में आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे हैं, आप सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं और फिर वेरिएबल्स के टाइप को भी आप चेक करते हैं। तो अगर लेट से अगर आपने सी प्रोग्रामिंग में किसी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया है तो फिर आपका वहाँ पर एरर आ जाएगी, यानी वेरिएबल की आप डिक्लेरेशन को चेक करते हैं कि आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है या नहीं किया है। लेट से आप एक प्रोग्राम लिख रहे हैं और उस प्रोग्राम में डायरेक्टली आप ये यूज़ कर लेते हैं ABC = 5.6, ABC तो वहाँ पर आपका एरर आ जाएगा। तो पहले आपको ये डिक्लेयर करना होगा कि ABC क्या है। तो आप लेट से आपका यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं कि ABC आपका एक रियल है, ABC जो है वो आपका रियल है, आप डिक्लेयर कर रहे हैं रियल ABC। तो अगर आप इसको डिक्लेयर नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्राम में क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो इस चीज़ को मैच आप कैसे करेंगे? तो इस चीज़ को आप मैच कर सकते हैं इस WW से, यानी W को आप W से मैच करा रहे हैं, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा W, ये हो जाएगा आपका W, यानी आप WW से करा रहे हैं। आप ये मैच करेंगे कि ये वाला रियल जो है W क्या है, W आपका रियल होना चाहिए। तो आप यहाँ पर ये मैच कर रहे हैं कि क्या ये रियल है, अगर रियल है तो ओके, अगर रियल नहीं है तो फिर आपका यहाँ पर एरर आ जाएगा, जैसे डिफाइन किया हुआ है। और फिर आप यहाँ पर लिख देते हैं A = सम करेक्टर C। तो आप ये मैचिंग आप तभी कर पाएंगे जब आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस WW टाइप की फैसिलिटी हो। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि C लैंग्वेज में अगर आपको ये वेरिएबल को चेक करना हो, वेरिएबल्स को चेक करना हो बिफोर डिक्लेरेशन, वेरिएबल बिफोर डिक्लेरेशन अगर आपको चेक करना हो या इस टाइप से आपको ये चेकिंग करनी हो, तो ये चेकिंग आप तभी कर सकते हैं जब आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये WW टाइप की चेकिंग फैसिलिटी अवेलेबल हो। और ये WW वाली चेकिंग कौन सी लैंग्वेज में? ये WW वाली जो है ये आपका CSL बट नॉट, ये देखिए ये आपका हम ऑलरेडी बता चुके हैं ये क्या होता है, आपका CSL बट नॉट NCFL होता है। इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जो आपका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो सी लैंग्वेज है वो आपका कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज होगी। यानी सी लैंग्वेज आपका कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज होगी, तभी आप इस टाइप की फैसिलिटी को WW वाली मैचिंग को यहाँ पर परफॉर्म कर पाएंगे। तो सी लैंग्वेज क्या है? सी लैंग्वेज आपका CSL है। एक और एग्जाम्पल से इसको हम क्लियर करते हैं, एक और एग्जांपल से हम इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि आपका जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो CSL है। जैसे कि आपने फंक्शन कॉल किए होंगे, फंक्शन कॉल में आप क्या करते हैं कि एक्चुअल पैरामीटर को पास करते हैं और जिस फंक्शन को आप कॉल कर रहे होते हैं फिर वहाँ पर जा करके वो एक्चुअल पैरामीटर आपके फॉर्मल पैरामीटर से मैच होते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं मैचिंग द नंबर ऑफ एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर इन द फंक्शन कॉलिंग या इन द फंक्शन डिक्लेरेशन। अगर आप एक फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं या फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको मैच कराना होगा एक्चुअल पैरामीटर्स को और फॉर्मल पैरामीटर्स को। तो ये जो मैचिंग जो आप कर रहे हैं ये आप कर पाएंगे अगर आपके वहाँ पर ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज को सपोर्ट करता होगा, तो क्योंकि ये मैचिंग जो है ये मैचिंग आपका एक CSL है। देखिए किस तरीके से आप एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर्स को मैच कर सकते हैं। तो देखिए लेट से हम यहाँ पर एक डिफाइन कर रहे हैं A⁴n B⁴m C⁴n D⁴m, ये आपने है, आपको पता होगा ये लैंग्वेज कौन सी है। देखिए n को n से आप मैच करा रहे हैं, m को m से आप मैच करा रहे हैं, n को n से m को m से, ये कौन सी लैंग्वेज है? ये आपका लैंग्वेज हो जाएगा CSL बट नॉट DCFL। अब देखिए इसका आप यूज़ कैसे कर सकते हैं एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर को मैच करने में। तो आप ऐसा बोल सकते हैं A⁴n B⁴m एंड C⁴n D⁴m। ये आपका लेट से एक्चुअल पैरामीटर है, ये आपका एक्चुअल पैरामीटर है, एक्चुअल पैरामीटर है ये आपका।
और ये लेट से आपका फॉर्मल पैरामीटर है, ये आपका है फॉर्मल पैरामीटर। तो ये आपके एक्चुअल पैरामीटर है, ये आपके फॉर्मल पैरामीटर है। एक्चुअल पैरामीटर को आप फॉर्मल से मैच कर रहे हैं, जहाँ पर कि ये क्या बता रहा है, ये आपके पैरामीटर्स के टाइप को बता रहा है। लेट से आपने यूज़ किया है यहाँ पर a क्यूब b स्क्वायर, तो और यहाँ पर आपका है c क्यूब d स्क्वायर। तो ये आपको ये बता रहा है कि आपके एक्चुअल पैरामीटर में 3 इंटीजर हैं एंड लेट से आपके 2 फ्लोट है, 3 इंटीजर हैं एंड 2 फ्लोट हैं। और आपके फॉर्मल पैरामीटर में भी आपके अगर 3 इंटीजर एंड 2 फ्लोट होंगे तभी आपका ये वैलिड होगा। यानी जो एक्चुअल पैरामीटर है वही आपके फॉर्मल पैरामीटर होना चाहिए, यानी जो आप एक्चुअल में पास कर रहे हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स में आपके पास कर रहे हैं वही आपके फॉर्मल में भी मैच होना चाहिए। लेट से अगर आपने यहाँ पर 3 इंटीजर और 2 फ्लोट पास किए हैं तो फॉर्मल में भी आपके यहाँ पर 3 इंटीजर और 2 फ्लोट होना चाहिए। तो इनको मैचिंग आप तभी कर पाएंगे जब इस टाइप की लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता होगा। a पावर n b पावर m ये हो जाएगा एक्चुअल पैरामीटर, ये हो जाएगा फॉर्मल पैरामीटर। तो आप यहाँ पर ये मैच कर सकते हैं कि एक्चुअल में 3 इंटीजर हैं और आपका फॉर्मल में भी 3 इंटीजर हैं, एक्चुअल में आपके 2 फ्लोट है, फॉर्मल में भी 2 फ्लोट है। यानी ये जो मैचिंग है इंटीजर की और फ्लोट की, ये आप तभी कर सकते हैं जब ये इसको सपोर्ट करता होगा। और ये कौन सी लैंग्वेज है, ये आपका CSL है बट नॉट DCFL। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपका जो C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी वो CSL होगी, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएंगे, देखिए ये हो गया आपका एक्चुअल पैरामीटर, ये हो जाएगा आपका फॉर्मल पैरामीटर। तो एक्चुअल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर, जहाँ पर कि ये 3 बता रहा है कि लेट से आपने एक्चुअल पैरामीटर में 3 इंटीजर को पास किया है, फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर में आपने 2 फ्लोट को, यानी एक्चुअल पैरामीटर में आपने 3 इंटीजर और 2 फ्लोट को पास किया है, तो फॉर्मल पैरामीटर में भी आपके 3 इंटीजर और 2 फ्लोट होना चाहिए। तो इस टाइप की मैचिंग को आप CSL से कर सकते हैं। ये कोड डिस्कस करते हैं। BNF क्या होता है, BNF होता है आपका बेकस-नोर फॉर्म। तो BNF में आप किस तरीके से लिखेंगे, देखिए इस तरीके से लिखेंगे। लेट से आपने यूज़ किया है एक्सप्रेशन इज इक्वल टू एक्सप्रेशन, ये हम BNF नोटेशन में लिख रहे हैं, बेकस-नोर फॉर्म में हम लिख रहे हैं। एक्सप्रेशन इज इक्वल टू एक्सप्रेशन प्लस टर्म स्लैश एक्सप्रेशन इनटू टर्म। तो इस BNF को आप CFG में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा वो आपका एक वेरिएबल होगा। जो भी आप ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं वो आपका एक वेरिएबल होगा। लेट से यहाँ पर एक और प्रोडक्शन है आपका टर्म, एक और प्रोडक्शन है इस टर्म इज इक्वल टू फैक्टर इनटू टर्म। तो देखिए इसको CFG में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए एक्सप्रेशन ये आपका एक वेरिएबल होगा, वेरिएबल आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, एक्सप्रेशन एरो, इसको आप लिखेंगे एरो, एक्सप्रेशन प्लस टर्म स्लैश एक्सप्रेशन मल्टीप्लिकेशन टर्म, इसको आप लिख सकते हैं टर्म एरो फैक्टर इनटू टर्म। तो इस तरीके से आप एक BNF को CFG में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लेट से अगर हम यहाँ पर एक क्वेश्चन दें आपको, क्वेश्चन है आपका वाइल स्टेटमेंट, ये हमने BNF फॉर्म में लिखा हुआ है, बेकस-नोर फॉर्म में लिखा हुआ है वाइल स्टेटमेंट। लेट से ये है आपका वाइल, लेट से आपका ब्रैकेट में नहीं है, वाइल एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, ये मान लीजिए आपका एक हमने प्रोडक्शन लिखा हुआ है। और फिर आपसे पूछा जाता है कि ये प्रोडक्शन किस ग्रामर में वैलिड है। लेट से फर्स्ट है लीनियर ग्रामर, ये प्रोडक्शन लीनियर ग्रामर में वैलिड है, या कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में होगा, या आपका एस ग्रामर में होगा, तो ये आपको चेक करना है। तो सबसे पहले तो इसके लिए आप CFG लिख लिए। CFG क्या हो जाएगा, देखिए वाइल स्टेटमेंट, तो लेट से ये वेरिएबल W है, तो वेरिएबल W एरो, ये क्या हो जाएगा, ये आपका टर्मिनल हो जाएगा। तो लेट से ये टर्मिनल स्मॉल a है, एक्सप्रेशन आपका एक वेरिएबल होगा, तो लेट से वेरिएबल कैपिटल A है, और स्टेटमेंट आपका एक वेरिएबल होगा, तो लेट से ये आपका कैपिटल B है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये आपका ये हो जाएगा। तो आप यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं किस फॉर्म में है, आपका एस ग्रामर की फॉर्म में है। देखिए वेरिएबल कॉमा टर्मिनल का केवल एक ही पेयर है, तो आंसर हो जाएगा ये आपका एस ग्रामर है। देखिए ये अगर एस ग्रामर है तो डेफिनेटली CFG भी होगा। CFG देखिए लीनियर नहीं होगा क्योंकि आपके दो वेरिएबल आ गए, तो ये लीनियर तो नहीं होगा। अब ये आपका CFG भी होगा, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट आंसर क्या होगा, एस ग्रामर, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये लेट से आपका रेगुलर ग्रामर है, ये लेट से आपका रेगुलर ग्रामर है, तो आपका जो एस ग्रामर क्या होगा, एस ग्रामर का आपका यहाँ कहीं रहा होगा, ये आपका एस ग्रामर हो जाएगा, ठीक है ना। और उसी तरीके से फिर आपका जो DCFL क्या होगा, DCFL आपका यहाँ कहीं रहा होगा, तो लेट से आपका ये DCFL है,
और CFL क्या होगा या NCFL क्या होगा, NCFL आपका इस तरीके से होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो एस ग्रामर है वो CFL के अंदर है, जो एस ग्रामर है वो CFG के अंदर है। तो आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एस ग्रामर, क्योंकि जो एस ग्रामर में है वो आपका डेफिनेटली CFG में तो होगा ही होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक ग्रामर आपका CFG हो लेकिन एस ग्रामर ना हो। ऐसा हो सकता है कि ग्रामर CFG हो लेकिन एस ग्रामर ना हो, लेकिन अगर एक ग्रामर एस ग्रामर है तो डेफिनेटली वो आपका CFG भी होगा। तो ये आपकी हायरार्की है, सबसे स्मॉलेस्ट होगा रेगुलर, फिर उससे बड़ा होगा एस, फिर उससे बड़ा होगा DCFL और उससे बड़ा होगा आपका CFG या NCFL। तो यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इससे बड़ी होगी। यहाँ पर आप एक क्लेम और कर सकते हैं कि किसी भी ग्रामर को जो कि T*V की फॉर्म में है उसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं TV फॉर्म में। यानी आपके पास अगर कोई ग्रामर है जो कि T*V की फॉर्म में है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं TV फॉर्म में। जैसे कि एक एग्जांपल से इसको हम देखते हैं। आपके पास एक ग्रामर, लेट से आपके पास एक प्रोडक्शन है एस एरो ABA, ये किस फॉर्म में है, ये आपका T*V की फॉर्म में है, टर्मिनल *V की फॉर्म में। तो आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, आप लिख सकते हैं एस एरो स्मॉल a, इसके लिए आप एक नया वेरिएबल बना लीजिए। लेट से आपने वेरिएबल बना दिया यहाँ पर कैपिटल B, फिर कैपिटल B एरो, ये कैपिटल B अपने एक्स्ट्रा वेरिएबल बना दिया, फिर आप इसको लिख सकते हैं कैपिटल B एरो स्मॉल b कैपिटल A। यानी अगर इसको आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपको यही मिल जाएगा। यानी ये देखिए इस फॉर्मेट में T*V की फॉर्मेट में और ये आपका TV की फॉर्मेट में आ चुका है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपका T*V में है तो आप उसको इजीली TV की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। या एक और एग्जांपल से इसको देखते हैं। लेट से आपके पास एक ग्रामर, एक प्रोडक्शन है एस एरो ABCDA, तो इसको आप, ये आपका किस फॉर्मेट में, ये आपका T*V की फॉर्मेट में है ABCDA। तो टर्मिनल्स हैं ABCD और वेरिएबल्स हैं यहाँ पर कैपिटल A। इसको आप TV फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो देखिए एस एरो, आप इसको लिख सकते हैं AB, एक नया वेरिएबल B डिफाइन किया, फिर B एरो आपका स्मॉल b आ जाएगा, स्मॉल b कैपिटल, लेट से कैपिटल C एंड कैपिटल C एरो, फिर ये स्मॉल c आ जाएगा, स्मॉल c कैपिटल D एंड फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर कैपिटल D एरो। आपने इसको इजीली TV की फॉर्मेट में इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया। अगर एक ग्रामर आपका T*V की फॉर्मेट में है आप उसको इजीली TV फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ये कंपाइलर डिजाइन में हमने आपको बताया था कि जो आपका सिंटेक्स एनालिसिस होती है या सिंटेक्स चेकिंग में आप ग्रामर का यूज़ करेंगे। यानी सिंटेक्स एनालिसिस वाले फेज़ में आप ग्रामर का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आपको सिमेंटिक एनालिसिस करनी है तो सिमेंटिक एनालिसिस आप केवल ग्रामर के बेसिस पर आप नहीं कर पाएंगे। यानी सिमेंटिक में आप मीनिंग चेक करते हैं तो वो आप ग्रामर के बेसिस पर आप उसको डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ग्रामर के बेसिस पर आप केवल सिंटेक्स ट्री या सिंटेक्स चेकिंग कर सकते हैं, क्योंकि ग्रामर के बेसिस पर आप केवल सिंटेक्स ट्री बना सकते हैं, सिंटेक्स चेकिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिमेंटिक चेकिंग करनी है तो वो सिर्फ ग्रामर से आपका पॉसिबल नहीं है, उसके लिए फिर आपको HDT की जरूरत पड़ेगी। अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। यानी एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को आप किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन में हम डिस्कस करेंगे रिमूवल ऑफ लेमडा प्रोडक्शन, रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शंस एंड रिमूवल ऑफ यूजलेस प्रोडक्शंस। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को आप CNF में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देन डिस्कस करेंगे कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को आप GNF में कैसे डिस्कस करेंगे। एंड देन हम डिस्कस करेंगे रिमूवल ऑफ लेफ्ट रिकर्शन एंड रिमूवल ऑफ लेफ्ट फैक्टरिंग। तो रिमूवल ऑफ लेफ्ट रिकर्शन एंड रिमूवल ऑफ लेफ्ट फैक्टरिंग को हम ऑलरेडी आपका कंपाइलर डिजाइन में कवर कर चुके हैं, तो इस टॉपिक को आप कंपाइलर डिजाइन से रेफर कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ लेफ्ट फैक्टरिंग एंड रिमूवल ऑफ लेफ्ट रिकर्शन को। तो अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिमूवल ऑफ लेमडा प्रोडक्शन।